सबसे बड़ी थ्रेट क्या है 2026 में आज के टाइम पर जो लोगों को नहीं समझ आ रही है? हर 10 में से 7 से 8 व्यक्ति साइबर क्राइम के विक्टिम हो जाएंगे। आपके हिसाब से एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसा होना चाहिए? अब पासवर्ड से काम नहीं चलेगा, खाली आपको हर जगह 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करना पड़ेगा फॉर योर सिक्योरिटी। हमें नया मोबाइल लेने के टाइम पे या अपना जो पुराने मोबाइल से नए की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं तो कौन कौन सी सेटिंग्स ऑन करनी है, कौन सी नहीं करनी है? या आपके वाईफाई की अगर किसी ने सिक्योरिटी ब्रीच कर दी तो वो आपके डेटा को भी लीक कर सकता है। पायरेटेड मूवी देखना और शेयर करना दोनों इलीगल। तो ये टेलीग्राम तो इसका अड्डा बना हुआ है। तो टेलीग्राम तो है, बिल्कुल। टेलीग्राम पे तो बहुत इसके ऊपर केस भी होते हैं। आपको करना क्या है, अगर आपका पैसा कोई लूट लेता है ऑनलाइन फ्रॉड के माध्यम से तो तुरंत 1930 पर कॉल करें। अब सबसे कम साइबर फ्रॉड होता है चाइना में, मगर सबसे ज़्यादा साइबर फ्रॉड करता है चाइना। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका एक्सप्रेस कैफ़े के एक बेहद ख़ास एपिसोड में। आज का एपिसोड आपके बहुत काम आने वाला है। इस वीडियो को आखिर तक देखें, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने बच्चों को, अपने बुज़ुर्गों को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि इस पूरी बातचीत में जो हम बात करने वाले हैं वो आपकी हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है आज के टाइम पर। कहा जाता है कि इंडिया में 86% जो हाउस होल्ड हैं, जो परिवार हैं, जो लोग हैं, उन तक इंटरनेट की पहुंच हो चुकी है। हम लोग डिजिटली हर तरीके से डिजिटल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, डिजिटली हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया भी डिजिटल हो चुका है और ऐसे में जहां अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहां प्रोग्रेस है, जहां डेवलपमेंट है, वहां पे बहुत सारे थ्रेट्स भी हमारे पीछे पीछे घूम रहे हैं। हम लोग ऑनलाइन फ्रॉड्स की बात करते हैं, साइबर क्राइम्स की बात करते हैं और आए दिन वो स्टोरी सुनते हैं जहां पर लोगों से डिजिटली ऑनलाइन तौर पर कितने तरह के फ्रॉड होते हैं। और आज हमारे जो गेस्ट हैं इस पॉडकास्ट में, वो बेहद ख़ास काम कर रहे हैं। इनको आपने अपनी इंस्टाग्राम रील्स में ज़रूर कभी ना कभी देखा होगा। नाम है अमित वर्दीवाला। 007 इनकी इंस्टाग्राम आईडी है। हरियाणा पुलिस में बतौर कांस्टेबल काम करते हैं और सबसे बड़ा काम जो ये कर रहे हैं कि लोगों को डिजिटली अवेयर कर रहे हैं कि आप कहाँ पर धोखा खा सकते हैं, किन चीज़ों का आपको अपनी लाइफ में ध्यान रखना है और किन चीज़ों के प्रति सतर्क रहना है। ये अमित का मिशन है। सबसे पहले अमित जी, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो सबसे पहले ही जानना चाहेंगे कि एक हरियाणा पुलिस का कांस्टेबल कैसे साइबर एक्सपर्ट बन गया, साइबर अवेयरनेस पे कैसे काम करना शुरू कर दिया। आज आपके 2 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर। मैंने देखा कि यूट्यूब पर भी 3.5 लाख के करीब आपके सब्सक्राइबर्स हैं। यानी लोग आपको सुनते हैं, आपकी बात पे भरोसा करते हैं। ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए, अपॉर्चुनिटी देने के लिए। दूसरा, जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है, मैं उसको सबसे पहले ये बात बताने वाला हूँ कि ये जो 1.5-2 घंटे की जितनी भी हमारी बातचीत रहेगी, मेरी गारंटी है कि ये आपके लिए इतनी यूज़फुल रहेगी। अगर आपने इसको ढंग से देख लिया ना, ये आपको लास्ट में पता चलेगा जब पूरा खत्म हो जाए। एग्जैक्टली। ये अगर आपने पूरा देख लिया तो ना केवल आप खुद को सेव कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को, अगर आपके घर में कोई वुमेन है उसको, सीनियर सिटीजन्स को, सबको। मैंडेटरी जो चीज़ें होती है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे यूज़ करनी, वो सब इसमें बताई जाएगी। और रही बात मेरी जर्नी की, तो सर ऐसा था कि मैं पहले साइबर में पोस्टेड था, अब भी हूँ। तो तब मेरे पास आए दिन जो मेरे नोन मेरे को जानते पहचानते थे, उनकी कॉल आती थी, मेरे को बोलते थे कि मेरे साथ ये हो गया, अब मैं क्या करूं। जैसे किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो जाता था। क्योंकि अब भी मेरे को ऐसा लगता है 80% इंडियंस को ये पता ही नहीं कि उनके साथ साइबर फ्रॉड हो जाए तो फर्स्ट स्टेप क्या उठाना चाहिए उनको, या कैसे बचना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि यार ऐसे तो लिमिटेड रह जाऊंगा मैं फ़ोन। तो मेरे 2 दोस्त थे जो इन्फ्लुएंसर हैं, अनुभव और अंकित चौहान। उनके जो पापा है, जो मेरे चाचा जी लगते हैं, उनके साथ एक बार साइबर फ्रॉड करने की कोशिश की गई और उनके बैंक अकाउंट में पैसा भी अच्छा खासा था। तो हमने वहाँ पे कुछ मेजर स्टेप्स उठाकर, जो हमने क्विक स्टेप्स उठाए, उससे उनके पूरे पैसे को बचा लिया। अच्छा। फिर उन्होंने मेरे को एडवाइस दी कि आप ना सोशल मीडिया पे आ जाओ। उन्होंने हेल्प की, खुद अपने घर बुला के वीडियोज़ खुद वो ही बनाते थे सब कुछ स्टार्टिंग में। तो तब से सोशल मीडिया की जर्नी स्टार्ट हुई। फिर लोगों की मदद करने लगा, ऑनलाइन मैसेज भी आने लगे, किसी के साथ कुछ हो रहा है, वीडियो के द्वारा भी लोगों को मैसेज आने लगा, सतर्क होने लगे लोग, तो थोड़ा अच्छा लगने लगा, तो फिर जर्नी स्टार्ट हो गई। अमित जी, 2026 में हम लोग बैठे हैं। जी। आज हर काम जो है वो ऑनलाइन हो रहा है, हाँ। डिजिटली हो रहा है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रही हैं, ऑनलाइन बातचीत हो रही है, कनेक्ट बन रहा है, पूरी दुनिया से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं।
और हर किसी की एक ऑनलाइन आइडेंटिटी भी है। आज शुरुआत इसी से करते हैं कि सबसे बड़ी थ्रेट क्या है 2026 में आज के टाइम पर, जो लोगों को नहीं समझ आ रही है? देखो, कुछ दिन में ऐसा समय आ जाएगा कि हर 10 में से 7 से 8 व्यक्ति साइबर क्राइम के विक्टिम हो जाएंगे। बचेगा वो जो अवेयर है, जिसके पास अवेयरनेस है। सबसे बड़ी थ्रेट है आपकी डिजिटल आइडेंटिटीज। आपकी जितनी भी डिजिटल चीज़ें हैं, वो चाहे आपका आधार कार्ड हो, चाहे वो आपका क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो आपकी फेसबुक आईडी हो, चाहे वो आपकी इंस्टा आईडी हो, चाहे वो आपकी जीमेल आईडी हो। आपको पता है आपकी एक जीमेल आईडी से, अगर आपकी जीमेल आईडी का किसी के पास एक्सेस है, तो वो पूरी आपकी आज तक की कुंडली निकाल सकता है। आपको पता है कि आप पिछले साल इसी दिन 2025 में क्या कर रहे थे? नहीं पता। नहीं पता, याद ही नहीं होता। बट आप अगर अपने उसमें अगर आप अपने गूगल में जाते हैं, वहाँ जाकर सर्च करते हैं गूगल डैशबोर्ड या गूगल टेकआउट, तो जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको, या माई एक्टिविटी आप सर्च कर सकते हैं, तो सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा पिछले एक साल की आपकी सारी एक्टिविटीज़ निकल के आ जाएगी। तो इतनी यूज़फुल आपकी जीमेल आईडी अगर आपने किसी को दे दी, या इन केस आपने उसके ऊपर कुछ सिक्योरिटीज़ नहीं लगा रखी है और उसका एक्सेस किसी के पास चला जाता है, तो वो आदमी आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। तो सबसे बड़ी थ्रेट है आज के टाइम में अपनी ऑनलाइन आईडीज को, ऑनलाइन आइडेंटिटीज को सेफ रखना और उनकी सिक्योरिटी सिक्योरिटी करना। जी। तो आपको लगता है कि लोग इतने अवेयर हैं या उस चीज़ को इतना सीरियसली लेते हैं कि लोग आईडी बना के छोड़ देते हैं, लगातार गूगल यूज़ करें, उनको पता ही नहीं ये किसी ईमेल आईडी से चल रहा है। तो आपको लगता है कि इंडियंस में वो अवेयरनेस है नहीं है। और सीरियसनेस है उस चीज़ को लेकर? क्या वो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट जो हैं, उनके प्रति उतने संजीदा हैं, उतने सीरियस हैं? नहीं है। अब मोटा मोटा आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में मेरे हिसाब से 70 से 80 करोड़, 60 50 से इंडिया में 50 से 60 करोड़ व्हाट्सएप यूजर है, और सिर्फ 8 से 10 करोड़ को पता है कि व्हाट्सएप में 2 स्टेप वेरिफिकेशन करके, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करके अपने व्हाट्सएप को सेव किया जा सकता है। अब लोगों को पता ही नहीं, और वो कितना सिंपल है। सिर्फ आपको अपने व्हाट्सएप में जाना है, राइट साइड में 3 डॉट्स दिखाई देंगे, उस पर क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है, प्राइवेसी में जाना है, या अकाउंट का एक ऑप्शन मिलता है, वहाँ जाना है। वहाँ आपको मिलेगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2 स्टेप वेरिफिकेशन। उसमें जाइए, 6 डिजिट्स का एक कोड क्रिएट कीजिए। वो कोड ऐसा हो कि ना तो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, ना आपकी गाड़ी का नंबर हो, ना आपका मोबाइल नंबर हो, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन जो आपके अलावा किसी को पता ना हो। अब उससे होगा क्या, जब कभी भी कोई आपके व्हाट्सएप का एक्सेस लेने की कोशिश करेगा, उस 6 डिजिट के कोड के अलावा, किसी कोड के बिना वो कभी भी उसका एक्सेस ले ही नहीं पाएगा। तो ये कितनी सिंपल सी चीज़ है। हर चीज़ का सॉल्यूशन हमारे पास ऑलरेडी है, बट हम उसको कभी ढूंढते ही नहीं हैं। आपने अभी कहा कि आने वाला टाइम इतना खतरनाक होने वाला है कि हर 10 में से 6 से 7 लोग साइबर क्राइम के विक्टिम होंगे। विक्टिम है। अभी गवर्नमेंट का जो डेटा है वो मैं अपने दर्शकों के लिए बता देता हूँ कि इतना ज़्यादा हो चुका है कि 2025 में करीब-करीब 23,000 करोड़ लोगों के जेबों से निकल चुके हैं ऑनलाइन फ्रॉड्स में, और आगे और 2024 की कंपैरिजन में 24% का स्पाइक है, यानी बढ़ोतरी है। और आगे आने वाले जो यानी 2033 तक 1 ट्रिलियन पर एनम का ये बताया जा रहा है कि इतना प्रोजेक्शन है कि ऑनलाइन हम लोग खोते जाएँगे, अपनी जेब खाली होती जाएगी। चाहे वो बैंक का फ्रॉड हो, चाहे वो फ़ोन से फ्रॉड हो, चाहे ऑनलाइन फ्रॉड हो, बहुत तरह के। और इस पूरे पॉडकास्ट में हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। हमारे जीवन में जितने भी गैजेट्स हैं, ऑनलाइन जो भी प्रेज़ेंस है, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि सबसे पहले जो हमारी सेफ्टी होती है, वो होती है पासवर्ड। हम लोग बोलते हैं कि यार मैंने तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। आपके हिसाब से एज़ अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसा होना चाहिए? पहली बात। दूसरा, कैसे रिमाइंड किया जाए कि मेरा ये पासवर्ड था? अक्सर मेरे साथ ये दिक्कत होती है कि मैं पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बना लेता हूँ और अलग-अलग आईडीज़ के बना देता हूँ और भूल जाता हूँ। यूजुअली सबके हाँ, साथ होता है। भूल जाता हूँ। तो पहला स्टेप हम कवर करते हैं कि पासवर्ड्स कैसे बनाए जाएँ? देखो, पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ पासवर्ड से पहले, जो कोई भी हमारा पॉडकास्ट देख रहा है, सुनना है। सिर्फ साइबर फ्रॉड पैसे वाले के साथ नहीं होता। कभी कभी आप ये सोचते, क्योंकि आज के टाइम में आपकी प्रॉपर्टी आपका डिजिटल डेटा है। आपके डिजिटल डेटा को भी कोई बेच सकता है और उसका कुछ भी मिसयूज़ कर सकता है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, आधार कार्ड। क्या आपको पता है, अगर आपने अपने आधार कार्ड में कुछ सिक्योरिटी नहीं लगा रखी, तो आधार पेमेंट इनेबल सिस्टम की मदद से आपके आधार से पैसा निकाला जा सकता है। थोड़ा इलैबोरेट करिए कैसे? क्योंकि यूजुअली क्या होता है, आधार में एक बायोमेट्रिक लॉक का ऑप्शन होता है। हुँ, आपने अपना आधार किसी के साथ शेयर कर दिया,
तो हैकर्स और चीटर्स क्या करते हैं, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ एमपी का। एक बंदे ने ऐसे करके अपनी फोटोज डाल रखी थी इंस्टाग्राम के ऊपर, अच्छा। तो उससे एआई की मदद से उसकी फेस हाँ। उसकी फिंगर्स का क्लोन क्रिएट किया और उसकी सेम फिंगर उस आधार से लिंक हो गई ओ, और वहां से पैसा निकाल लिया। ऑथेंटिकेट कर हाँ, दिया था। ऑथेंटिकेट कर दिया आधार पेमेंट इनेबल सिस्टम की मदद से। अब उसको मैंने बताया हर चीज के सॉल्यूशन है हमारे पास ऑलरेडी। उसका सॉल्यूशन क्या है कि आप आधार कार्ड की वेबसाइट पे जाइए, यूआईडीआई की पे, वहाँ आधार सर्विसेज में जाइए, वहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है आधार बायोमेट्रिक लॉक का, उस पर लॉक लगा दीजिए। अब लॉक लगाने से क्या होगा कि जब तक आप उसको अनलॉक नहीं करेंगे कोई भी आपके आधार कार्ड का यूज नहीं कर पाएगा। और वहीं एक बहुत अच्छा ऑप्शन और है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका आधार कहीं मिसयूज तो नहीं हुआ, आपका आधार का कहाँ कहाँ यूज हुआ है, आपके आधार से क्या इशू हो रखा है, कहीं आपके आधार से कोई इलीगल काम ही तो नहीं चल रहा, आपको पता ही ना उस चीज़ के बारे में, तो ऑल जब आप आधार की वेबसाइट पर जाएंगे, आधार सर्विसेज में जाएंगे, तो वहाँ एक ऑप्शन मिलता है ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री। मतलब आप पूरी अपने आधार कार्ड की हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं, आपका आधार कार्ड कहाँ कहाँ यूज हुआ है। और आपका क्वेश्चन था किस बारे में बात कर रहे थे हम? पासवर्ड। पासवर्ड के बारे में। पासवर्ड पहले सजेस्ट करते थे जो डिजिटल इन्वेस्टिगेटर्स थे, जो वो सब ये बताते थे कि आप 8 डिजिट का पासवर्ड रखिए, फिर 16 डिजिट का पासवर्ड आया। पासवर्ड होना चाहिए कॉम्बिनेशंस ऑफ लेटर्स, जिसमें आप अपर केस भी, लोअर केस भी, नंबर भी, अल्फ़ाबेट्स भी, सब कुछ हो। यूजुअली इंडियंस क्या करते हैं, सपोज मेरा नाम अमित है तो मेरा पासवर्ड क्या मिलेगा, अमित में कैप्स लॉक ऑन कर दिया, अमित @1234। 90% वाईफाई के पासवर्ड मिलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको पता कि आपके वाईफाई की अगर किसी ने सिक्योरिटी ब्रीच कर दी तो वो आपके डेटा को भी लीक कर सकता है। अच्छा। हाँ, तो आप कह रहे थे कि याद नहीं होता, तो उसके लिए आप कुछ हिंट्स टाइप में पासवर्ड रख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको, देखो मैं ऐसा, जैसे आपका ना मेरा नाम अमित है, एक सजेशन है ये, तो आप अमित पासवर्ड क्यों रखो, आप उल्टा कर दो उसको, बिल्कुल। ऐसा कॉम्बिनेशन रख सकते हो। कोई @1234 करके रखता है, आप उसको उल्टा कर दो। मतलब आपको साइबर फ्रॉडस्टर से और हैकर से एक स्टेप आगे चलना पड़ेगा। और अब पासवर्ड से काम नहीं चलेगा खाली, आपके जितने भी अकाउंट है, चाहे वो जीमेल का अकाउंट हो, चाहे व्हाट्सएप का हो, चाहे आपका इंस्टाग्राम का हो, आपको हर जगह 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करना पड़ेगा फॉर योर सिक्योरिटी, फॉर योर सेफ्टी, अगर आप अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं तो। क्योंकि अब सिर्फ पासवर्ड पे बात नहीं रुकी है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन तक चली गई है। आने वाले टाइम में शायद ये और बढ़ जाए, क्योंकि पास की भी आ चुकी है अब तो। पास की भी आप क्रिएट कर सकते हो। पास की इन द सेंस, अगर आपने अपने गूगल में या अपने ऐप्स पे ऊपर पास की इनेबल कर रखी है, तो विदाउट योर, अगर आपका फेस आईडी को आपका ऑथेंटिकेट करता है आपका मोबाइल, तो विदाउट योर फेस आईडी आपका अकाउंट खुलेगा ही नहीं कहीं। अगर थंब इम्प्रेशन है तो थंब्स के बिना आपका नहीं खुलेगा, फिंगर के बिना नहीं खुलेगा। तो आप पास की भी लगा सकते हो, खाली पासवर्ड से अब काम चलने वाला नहीं है। तो लोग जो है ओल्ड स्कूल हो चुका है पासवर्ड हाँ, अब। तो मोस्ट कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं पासवर्ड सेट करने में? जैसे आपने बताया नाम और ये 1 2 3 के अलावा और क्या-क्या मोस्ट कॉमन वो हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, जो कि जो स्कैमर्स हैं बहुत ईज़िली डिटेक्ट कर लेते हैं? डेट ऑफ बर्थ मेंशन मत करो, अपने मोबाइल नंबर मेंशन मत करो, कार का नंबर मेंशन मत करो। ऐसी चीज़ जो सबको पता है वो अब मेंशन मत करो, जो आपकी पब्लिक है। अच्छा। ऐसी जो अब तक है पर्सनल है। और पासवर्ड में एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, 80 से 90% इंडियंस के लोगों के जीमेल आईडी का पासवर्ड दूसरी वेबसाइट के ऊपर सेव है। आपको यकीन नहीं होता तो ज़रा अपने गूगल अकाउंट में जाइए, अच्छा। राइट साइड में आपकी प्रोफाइल दिख रही होगी, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद मैनेज योर अकाउंट में जाइए। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा डेटा एंड प्राइवेसी का, उसमें जाइए। वहाँ जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे, आपको एक ऑप्शन मिलता है थर्ड पार्टी कनेक्शन का। अब आपको पता चल जाएगा कि आपकी जीमेल का एक्सेस आपने किन किन ऐप्स को दे रखा है। और 90% लोग तो क्या करते हैं कि वहाँ जब ऑप्शन आता है सेव पासवर्ड का, टक से सेव कर देते हैं ताकि मुझे याद ही ना याद। रखना पड़े। हाँ, जहाँ थर्ड पार्टी ऐप कनेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, इवन आप वहाँ जाकर सभी जितने भी जीमेल से आपके कनेक्शन इनेबल हैं उनको डिलीट भी कर सकते हो। अच्छा। ये जो सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग ये है जीमेल में। तो गूगल और जीमेल हमारी लाइफ का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट बन चुका हाँ, है। गूगल जीमेल एक ही बात, अगर एक ही बात है, आपका गूगल सेव है है तो ना? आपका, तो क्योंकि एक-एक देखो करके मुझे थोड़ा गूगल, हाँ। क्योंकि गूगल मैप भी आपके फ़ोन में है, जीमेल भी आपके फ़ोन में है, गूगल भी आपके फ़ोन में है,
यूट्यूब भी गूगल का ही है, यूट्यूब भी आपके गूगल में है। सिर्फ एक आपकी जीमेल आईडी आपके 8-10 प्लेटफॉर्म का गेटवे है। अगर आपने उसको सेफ नहीं रखा तो वो 8-10 प्लेटफॉर्म आपके हाथ से जा सकते हैं। और आपने पता नहीं अपने ऑफिस में भी अपनी जीमेल आईडी दे रखी होगी, बिल्कुल। आपने अपने रिलेटिव्स को भी दे रखी। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा खतरा है, आपकी उसी जीमेल पे आपके पता नहीं कितने कॉन्टैक्ट सेव है, उसी जीमेल पे गूगल फोटोज पे आपका पता नहीं कितना डेटा सेव है। तो आप बताइए, अब जीमेल आपकी जो गूगल जीमेल आईडी है वो क्या छोटी चीज है? कितनी बड़ी चीज है, जिससे आपने जब से मोबाइल यूज करना स्टार्ट किया है पहली आज चीज़ तक, ही वही माँगता हाँ, है वो तो। आज तक की आपकी पूरी हिस्ट्री, क्योंकि जब भी आप नए मोबाइल पे स्विच करते हो आपका पीछे का डेटा भी आ जाता है, चीजें तो आपकी सारी होगी। तो अगर वो लीक हो गया तो आपके कॉन्टैक्ट नंबर आ गए, अगर किसी ने आपका डेटा का एक्सेस लिया है तो कॉन्टैक्ट नंबर आ गए। अबे कॉन्टैक्ट नंबर की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 90% लोग जब अपनी जीमेल आईडी को कहीं लॉगिन करते हैं तो वहां उनसे फोटोज को और कॉन्टैक्ट नंबर का एक्सेस मांगते हो, ठे एक्सेप्ट कर लेते हो उस चीज को। 1 मिनट भी नहीं लगाते इस चीज को सोचने में कि वो उनके लिए कितना बड़ा खतरा हो सकती है। अच्छा, हम लोग कोई नया मोबाइल लेते हैं, हम्म, तो सबसे पहले वो परमिशन या कोई नई ऐप ऐप डाउनलोड डाउनलोड करते तो हैं। उसमें बहुत सारी परमिशंस माँगता है वो कि अलाउ दिस, है ना? हमें नया मोबाइल लेने के टाइम पे या अपना जो पुराने मोबाइल से नए की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं, तो कौन-कौन सी सेटिंग्स ऑन करनी है, कौन-सी नहीं करनी है? कोई ऐप हम डाउनलोड कर रहे हैं, तो कौन-सी परमिशन देनी है, कौन-सी नहीं देनी है? वो बताइए। देखो, आप जब भी कोई आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, हुँ, एक पहले कोई आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें ना करें, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। हुँ, कभी कोई आपके व्हाट्सएप पे डॉट एपीके फाइल भेजता है, हुँ, डॉट एपीके भेजता है, हुँ, उसको भूलकर भी डाउनलोड ना करें। उसके नीचे अगर ये लिखा आता है कि आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अभी जैसे धुरंधर 2 मूवी आई है, इसमें भी साइबर फ्रॉड स्टार्ट हो गया। अरे कैसे? क्योंकि टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे लोगों के पास मैसेज आएगा कि आप यहाँ जाकर धुरंधर मूवी देख सकते हैं, डॉट एपीके फाइल होगी। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पूरे फोन का एक्सेस चला जाएगा, क्योंकि अच्छा, वो होता है पैकेज ऑफ एंड्रॉयड पैकेज ऑफ एप्लीकेशंस होता है। वहाँ सारी आपके फ़ोन की मोबाइल की परमिशन चली जाती है। हाँ। अच्छा, और एक, क्योंकि लोग यूजुअली क्या करते हैं, पायरेटेड मूवीज़ देखते हैं इन वेबसाइट पे। और मैं एक चीज़ और भी बताता हूँ, अगर आप भी पायरेटेड मूवी देखते हैं, टेलीग्राम से देखते हैं कहीं भी, तो आईटी एक्ट के तहत आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है, अच्छा। क्योंकि पायरेटेड मूवी देखना और शेयर करना दोनों इलीगल तो है। ये टेलीग्राम तो इसका अड्डा बना हुआ है हाँ, आज। तो टेलीग्राम तो है बिल्कुल, टेलीग्राम पे तो बहुत इसके ऊपर केस भी होते हैं। हुँ, अच्छा, हाँ, टेलीग्राम तो करता ही ये चीज़ है। टेलीग्राम जो बंदा यूज़ कर रहा है, मैं उसको एक चीज़ आज बता देता हूँ कि आप 80% खतरे में हो, आपके साथ किसी समय भी खतरा आ हुँ, सकता है। क्योंकि आप सोचो एक चीज़ को कि वो इलीगल चीज़ों का अड्डा बन चुका है आज के टाइम में। वहाँ जितनी ईज़िली चीज़ें आपको मिल रही है, उतनी ईज़िली आप भी फँस सकते हो। हुँ, क्योंकि अच्छा, हाँ, कोई आपका भी गुरु बैठा हुआ है। तो ये पायरेटेड मूवीज़ लोगों को मतलब खतरे में डाल सकती है। अच्छा। बैक स्पेशली टू माय सब। क्वेश्चन कि जी, जी। वो जो आपने अपना फ़ोन नया फ़ोन हाँ। या कौन-कौन से एक्सेस देनी है कहाँ पे और ऐप्स को भी? मैं बताता हूँ। पहला तो आप अपने जब भी मोबाइल हम लेते हैं तो हम ऐप्स डाउनलोड करते हैं। उस ऐप्स के लिए हम जाते हैं गूगल प्ले स्टोर में या हम ऐप स्टोर में जाते हैं। तो आप जाएँ, वहाँ नीचे जाके उसके रिव्यूज़ पढ़िए अच्छा, कि क्या-क्या रिव्यू। एक उसमें डेटा कलेक्शन का ऑप्शन होता है जहाँ वो हुँ, ये पता चल जाएगा आपको कि किस-किस टाइप का आपका डेटा ले रही है। कोई ऐप ऐसी है जिसमें आपको डेटा की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे सपोज़ यूजुअली लोगों के साथ होता है ये, स्पेशली गाँव के लोगों के साथ, कि वो ना लोन के चक्कर में कुछ चाइनीज़ ऐप्स को डाउनलोड कर लेते हैं। हुँ, और फिर वो फिर उनसे उनके गैलरी का हुँ, और कॉन्टैक्ट का एक्सेस ले लेती है। हुँ, जब तक आप पैसे दे रहे हो ठीक है, जब आपने पैसा देना बंद कर दिया, हुँ, आपके कॉन्टैक्ट से आपकी फ़ोटोज़ उठाई। कुछ हुँ, लोगों की यूजुअली हो जाता है ऐसा कि कॉम्प्रोमाइज़िंग पोज़ीशन में फ़ोटोज़ मिल जाती है। नहीं मिलती है तो डीप फेक की मदद से उनको बनाते हैं और उनके सभी रिलेटिव्स के साथ शेयर कर देते हैं। तो ये आपको हमेशा देखना है कि कौन-सी ऐप आपके फ़ोटोज़ का और आपके कॉन्टैक्ट का एक्सेस ले रही है। अगर वो काम की है, आपको लगता है, जैसे सपोज़ व्हाट्सएप है या और भी कोई सोशल मीडिया अकाउंट है। सोशल मीडिया भी सारे नहीं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उनको आप देख कर ही डाउनलोड करें, हुँ, अन्यथा आप खुद एक खतरे में पड़ सकते हैं। अच्छा, और मोबाइल की सेटिंग ऐसी है जी कि आपको पता है कि आपका मोबाइल आपकी बातें सुनता है। आपने कभी नोटिस किया कि आपने अभी बात की कि मैं आईफ़ोन खरीदने की सोच रहा हूँ, तुरंत आपके मोबाइल ऐड पे आने ऐड आनी लगे। स्टार्ट हो जाती हुँ, है। बिल्कुल। क्योंकि आपने अपने मोबाइल में जाके अपने माइक का, कैमरे का, हर चीज़ का एक्सेस दे रखा है। तो
अभी अपने गूगल क्रोम में जाइए, राइट साइड में 3 डॉट्स हैं, उन पे क्लिक कीजिए, सेटिंग में जाइए, साइट सेटिंग में जाइए, परमिशन में जाइए। वहाँ आपको माइक, कैमरा सबका पता चल जाएगा कि आपने किस-किस को कनेक्शन दे रखा था, मतलब एक्सेस दे रखा था। इवन आप अगर उसको डिलीट करना चाहते हैं कि आपका पहले का डाटा है, तो जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आएँगे तो वहाँ एक ऑप्शन मिलता है डेटा स्टोर्ड, उसमें जाइए और वहाँ जाकर आप सबको सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। और एक आप अपने जीमेल अकाउंट में जाइए, राइट साइड में अपनी प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए, मैनेज योर अकाउंट में जाइए, डेटा एंड प्राइवेसी में जाइए। वहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, आप वहाँ जाकर अपनी एड्स को भी बंद कर सकते हो, डार्क वेब ऐड की रिपोर्ट भी ऑन कर सकते हो कि आपको पता चल जाए आपका डेटा डार्क वेब पे तो नहीं जा रहा। बहुत सारे ऑप्शन है, उनको पढ़िए धीरे-धीरे करके और वहाँ जाकर अपने पूरे मोबाइल को सेट कर लीजिए। सबसे अच्छा ऑप्शन तो ये है, ये आप अपनी जीमेल को सेट कर सकते हो वहाँ जाके। और अभी एक और भी आया था कि अभी इंस्टाग्राम में लोकेशन शेयर का ऑप्शन आया था कि लोग दिखा रहे हैं कि आपकी लोकेशन कहाँ है। भाई ये मत करो, क्योंकि उसमें ना एग्जैक्ट पता चल जाता है आप कहाँ बैठकर इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो। अच्छा। हाँ, और आप कहीं न कहीं इन्विटेशन दे रहे हो कि कोई आफ़त आपके गले में आके पड़ जाए। तो ये जो इंस्टाग्राम पे जो लोकेशन का ऑप्शन आ रहा है ना ऊपर, उसको आज ही बंद कर लीजिए। अपने वो इंस्टाग्राम की सेटिंग में जाके लोकेशन सर्च करेंगे आप, आ जाएगा ऑप्शन, और उसको बंद कर दीजिए अगर आप चाहते हैं कि आप सेफ रहे तो। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे हम लोग पुराना फ़ोन जो है हाँ। बेच देते हैं, आजकल होता है कि अपग्रेड कर लेते हैं, और वो जो एक कंपनी, वो जो फैक्ट्री रीसेट वाला बटन होता है उसको दबाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। भूल जाते। क्या उस फ़ोन से सही में डाटा रिमूव हो जाता है, उसके बाद वो कुछ नहीं रहता, 0% ट्रेस होता है उसमें? या उसमें भी थ्रेट रहता है कि आप अपना मोबाइल बेचते हैं तो? थ्रेट रहता है अगर आपका टोटली रीसेट नहीं हुआ है तो। हुँ, क्योंकि यूजुअली आप देखना कि कई बार क्या होता है गाँव में वो रेडी वाले और फेरी वाले आते हैं कि पुराने टूटे मोबाइल दीजिए, हम आपको बदले में बर्तन देंगे बर्तन दे देंगे। देंगे, हाँ। अब सोचिए वो टूटे मोबाइल का क्या करते हैं? वो आपके टूटे मोबाइल को रिपेयर करते हैं, वाईफ़ाई से कनेक्ट करते हैं, फिर आपके पूरे डेटा को निकाल लेते हैं। अच्छा। हाँ, फैक्ट्री डेटा रीसेट आप एटलीस्ट 2 से 3 बार कीजिए हुँ, अपना। अच्छा। और जब भी आप अपना मोबाइल बेचते हैं तो आप अपनी जीमेल आईडी में जाइए और वहाँ आप कनेक्शंस में जाएँगे तो आपको पता चल जाएगी कि अब भी आपकी जीमेल आईडी कहाँ-कहाँ लॉगिन है। तो उससे आप वहाँ जाकर लॉग आउट कर दीजिए। अपने सारे कनेक्शंस को आपको लॉग आउट करना पड़ेगा उस मोबाइल से, खाली रीसेट करने से काम नहीं चलने वाला। अच्छा। हाँ, ये सबसे बड़ा। और हाँ, आप जैसे आपने परचेज़ किया सेकंड हैंड मोबाइल, आप ये जानना चाहते हैं कि ये किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं है, कहीं कोई चोरी का मोबाइल तो नहीं है, तो सिंपली आपको करना क्या है, गूगल पे जाना है, सर्च करना है नो योर मोबाइल। जैसे आप नो योर मोबाइल में जाएँगे, आपको अपने मोबाइल का ईएमआई नंबर, मोबाइल नंबर डालना है। आपके पास एक मैसेज आएगा अगर वहाँ ब्लैक लिस्टेड लिखा रहा है, और जो ये मैंने वेबसाइट बताई नो योर मोबाइल आप सर्च करेंगे, तो ये संचार साथी की वेबसाइट है जो कि एक गवर्नमेंट प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ जाकर आप सर्च कर सकते हैं कि आपका मोबाइल चोरी का तो नहीं है। और आपको पूरा पता चल जाएगा। अगर ब्लैक लिस्टेड लिखा रहा है या कोई क्रिमिनल केस उसके ऊपर लिखा रहा है, तो वो चोरी का मोबाइल है या किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट है उसकी। अच्छा। हाँ जी। दूसरा ये बताइए कि सिम को लेकर आपकी मैंने एक वीडियो देखी कि हुँ। हम लोग अक्सर सड़क किनारे कोई बाइक पे वो एक छतरी लगा के किसी कंपनी का सिम बेच रहा होता है, हुँ, हुँ। हम लोग अक्सर जाके सिम ले लेते हैं उससे। क्या थ्रेट है वहाँ से ये सिक्योर? यूजुअली होता है, जो बेचारे गाँव के लोग हैं, अनएजुकेटेड है, वो जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि अब सबको पता है कि आधार से सिम मिलती है, तो उनके फिंगरप्रिंट का एक्सेस लेते हैं। बोले अरे ये तो कनेक्शन फेल हो गया। 2-3 बार ऐसा कर लेते हैं और उनको 1 सिम दे देते हैं, पर उनको ये नहीं पता वो कनेक्शन फेल के नाम पे उनसे 2 सिम निकलवा ली उसने अच्छा। और फिर उन सिमों को साइबर फ्रॉडस्टर को बेच देते हैं। फिर उन वो जहाँ कहीं भी वो साइबर फ्रॉड हो रहा है तो किसके नाम से हो रहा है? जिसके नाम से सिम है। कल को अगर कोई बात होगी तो किसके साथ होगी? जिसके नाम से सिम थी। तो अब ये कैसे चेक करें कि आपके नाम से कितनी सिम एक्टिव है? गूगल पर जाकर सर्च करिए टैफकोप। जैसे आप सर्च करेंगे संचार साथी की वेबसाइट खुलेगी, उसके ऊपर वो नंबर डालिए जो आपका आधार कार्ड से लिंक था। जैसे आप डालेंगे आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी कि आपके आधार से कितने सिम के कनेक्शन इश्यू है। अगर आपको ये लगता है कि आपका नहीं है ये, इवन आप उसके वहाँ जाकर रिपोर्ट भी कर सकते हैं और आप उसकी cybercrime.gov.in की वेबसाइट के ऊपर जाकर भी रिपोर्ट कर सकते हैं। जी। इंडिया में साइबर क्राइम को लेकर जो हमारा सरकारी सिस्टम है, हाँ। और कितनी वो जो सिक्योरिटी सेफ्टी है वो कितनी पुख्ता है आपके हिसाब से, और कितनी और ज़्यादा ज़रूरत है इसको और ज़्यादा सिक्योर करने के लिए? सर एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट ने तो मेजर स्टेप्स उठा रखे हैं उसके लिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक विंग है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसका एक प्लेटफॉर्म है साइबर दोस्त, जहाँ डेली ऐसी वीडियोस अपलोड की जाती है उनके वेबसाइट्स के ऊपर, उनके इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर लोगों को अवेयर किया जाता है।
अब 80% लोगों को ये पता ही नहीं है, अगर उनके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाए तो क्या करें। आपको करना क्या है, अगर आपका पैसा कोई लूट लेता है ऑनलाइन फ्रॉड के माध्यम से, तो तुरंत 1930 पर कॉल करें। अब लोग ये बोलते हैं कि 1930 पे कॉल करने से कुछ नहीं होता। अरे भाई, आपके साथ फ्रॉड आज हुआ है, अब 5 दिन के बाद कॉल करोगे तो कैसे पैसा आपका, क्योंकि तब तक फ्रॉडस्टर वेट थोड़ी ना करता है। ये जो वैसे जो टर्म एंड कंडीशन है उसके हिसाब से तो आपको 48 घंटे में कॉल करनी चाहिए, बट मैं ये कहता हूँ आपके साथ जब भी आपको पता चले कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो तुरंत कॉल करें 1930 पे। उससे होगा क्या कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की विंग है, वहाँ बहुत सारे बैंकों के नोडल ऑफिसर्स बैठते हैं। वो क्या करते हैं कि जो पैसा आपका दूसरे अकाउंट में गया उनको होल्ड कर देते हैं, और फिर उससे आपका पैसा आने में आसानी हो जाती है। मगर ऐसे भी बहुत सारे केसेस आते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उनका कब हो गया है। जब वो बाद में देखते हैं कि किसी ने अपना स्टेटमेंट निकलवाया, किसी ने अपना बैलेंस चेक किया, देन दे केम टू नो कि ये केस बताता हूँ मैं। हम्म, एक हमारे गांव में एक बिजनेसमैन है, उनके पास ना एक ड्राइवर काम करता था। तो अब आज के समय में एक क्रेडिट कार्ड आम बात हो रही है, सबके पास है। वो मेरे पास आके बोलता, भाई मेरे अकाउंट से ना 60,000 रुपये कहीं चले गए, मुझे नहीं पता कैसे गए। मैंने बोला अपनी स्टेटमेंट निकलवा भाई। उसने स्टेटमेंट निकलवाई। तो जब उसने स्टेटमेंट निकलवाई तो उसे पता चला कि उसके 60,000 की ट्रांजैक्शन कहीं और हो रखी है। अच्छा। और जैसे हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम नीचे मैसेज छोड़ देते हैं, गन। जैसे आप कोई भी करते हो तो आप एक मैसेज नोट डाल सकते हो उस ट्रांजैक्शन के साथ, तो उस पर गन लिख रहा नीचे। गन, GUN, गन। हाँ जी, गन। अच्छा। तो मैंने उसको बोला कि यार मोबाइल कौन कौन यूज करता है घर में। बोले मैं यूज कर लेता हूँ, बेटा यूज कर लेता है। मैं यार ऐसा कैसे हो सकता है कि ओटीपी भी आया और ओटीपी नहीं गया। तो मैंने देखा उसके मोबाइल में एनीडेस्क ऐप डाउनलोड कर रखी थी किसी ने। अच्छा। पर उसका कैसे पता चला किसने की है। उसका बेटा जो कि सिर्फ 10 साल का था, कहीं ऑनलाइन गेम खेलता था। ये पबजी वगैरह नहीं चलते हैं, पबजी है, एक वो फ्री फायर है। तो वहाँ कोई रूम वगैरह क्रिएट होता है, वहाँ से उनकी चिट चैट स्टार्ट हुई उस लड़के के साथ। उसने कोई लिंक शेयर किया, लिंक पे उसने क्लिक किया, ओ वीवो का फ़ोन यूज़ कर रहा है, वोडाफोन की सिम है, 80% बैटरी। अरे भैया आपको कैसे पता चला। यार ये तो सिंपल है, तू भी कर सकता है। मैं तेरे को एक लिंक और भेज रहा हूँ, उसमें सारी डिटेल डाल दे। भैया ये तो क्रेडिट कार्ड ये डिटेल में मांग रहे हैं। हाँ हाँ, तेरे को वो गन मिल जाएगी जिससे तू हमेशा गेम जीतता रहेगा। अच्छा। भैया कितने पैसे कटेंगे इससे, ज़्यादा थोड़ी ना, 5-10 रुपये ही आती है वो तो। वो लिया, और फिर उसके साथ साथ एनीडेस्क ऐप डाउनलोड करके पूरे फ़ोन का एक्सेस ले लिया। उसके पास ओटीपी गया तुरंत, क्योंकि उसके पास फ़ोन का एक्सेस था। तुरंत मैसेज डिलीट कर दिया वहाँ से ओटीपी देख के ही, और बैंक अकाउंट से 60,000 रुपये उड़ा दिए। उसके कटने तो और थे, बस उसकी लिमिट क्रेडिट कार्ड की 60,000 की, 60,000 की। इसलिए वो बच गया। अब वो रिपोर्ट कर रहे हैं 1 महीने के बाद, तो कैसे क्या होगा। फिर भी काम तो करना पड़ता है, बट शुड बी अवेयर, लोगों को अच्छा, भी अवेयर रहना चाहिए। आज के टाइम पर ओटीपी सबसे बड़ा टूल है। हाँ, ऑथेंटिकेशन का भी, वेरीफाई करने का भी, बैंक हो या कोई हो, हर चीज़ में ओटीपी आता है। कई केसेस में ऐसा देखने को मिलता है बैंकिंग फ्रॉड्स में कि ओटीपी नहीं आया और ट्रांजैक्शन हो गया। तो ये ओटीपी कैसे बाईपास कर देते हैं। हुँ, वो मैंने बताया ना आपको, एनीडेस्क ऐप डाउनलोड होती है, आपको लगता है कि ओटीपी नहीं आया, हुँ, बट ओटीपी आता है और अच्छा, डिलीट हो जाता है। कुछ हुँ, केसेस होते हैं, कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं हुँ, जहां नहीं आता है, तो उसमें खुद बैंक की भी 90 डेज की इन्वेस्टिगेशन चलती है। अगर आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है, केवल पुलिस पुलिस की नहीं, बैंक को भी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। तो जब कभी भी आपके साथ कोई ऐसा साइबर फ्रॉड हो जिसमें आपको ये लगे कि ओटीपी आया ही नहीं था, तो आप पुलिस में तो कंप्लेंट दर्ज कीजिए ही, साथ में अपने बैंक में भी अपनी कंप्लेंट दीजिए रिटर्न में। हुँ, अच्छा, हाँ, और आपका वहाँ भी काम नहीं चलता तो आरबीआई का एक ओम्बड्समैन होता है, उसके ऊपर जाके आप कंप्लेंट डालिए, बार-बार मेल कीजिए। हुँ, अच्छा। हाँ, बहुत से लोगों को पैसे रिकवर करके दिया तो मैंने। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सीनियर सिटीज़न हैं जिनका कहीं न कहीं बैंक अकाउंट है, मगर फ़ोन नंबर अपडेट नहीं है, या कभी इनको ज़रूरत है वो जाते हैं पासबुक लेके और पैसा निकलवा लेते हैं। विथड्रॉ करते हैं, जमा करते हैं और आ जाते हैं। बैंक फ़ोन से कनेक्शन ही नहीं है। वो कितने वल्नरेबल हैं किसी वो भी सेफ है। वो सेफ हैं, हाँ, कैसे? क्योंकि उनका बैंक नंबर ही अपडेट नहीं है तो उनके पास ओटीपी कैसे आएगा? सोचिए आप। हुँ, जब आपके मोबाइल पे बैंकिंग सिस्टम ऑन होगा, मोबाइल बैंकिंग ऑन होगी, तभी तो आपके पास ओटीपी आएगा, हुँ, और वो बैंक आपके कंसेंट के साथ करता है। फिर अगर उनके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो उसका लायबल बैंक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की है, वो आपकी भी नहीं है फिर। तो मैं यूजुअली लोगों को सजेशन देता हूँ कि आप ऐसा कीजिए कि आप 2 अकाउंट रखिए। एक वो प्राइमरी अकाउंट, एक सेकेंडरी अकाउंट। प्राइमरी अकाउंट वो जिसमें आपका पूरा जमा पूँजी हो। सेकेंडरी अकाउंट वो
जिससे आप फ़ोन पे, गूगल पे यूज़ करते हो, आपका मंथली चार्जेस वगैरह हो। और जो आपका प्राइमरी अकाउंट हो, अगर या तो आप उसको मोबाइल बैंकिंग से कनेक्ट ही मत कीजिए, और करो तो उस नंबर को ना तो किसी सोशल मीडिया पे अपडेट करो, किसी के साथ लिंक मत करो, क्योंकि जब तक आपका नंबर लीक नहीं होगा, आपके साथ फ्रॉड होने के बैंक से चांसेस खत्म हो जाएंगे, खत्म के बराबर है। अच्छा। क्योंकि आपका डेटा ही लीक नहीं है, तो आपके साथ कैसे हो? अब आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। सबसे कम जो साइबर फ्रॉड होते हैं वो किस कंट्री में होते हैं, आप बताओ? स- सबसे कम? सबसे कम मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। चाइना। चाइना? रीजन, हम्म, उनके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनके खुद के हैं, खुद के हैं, हाँ। तो उनके सर्वर भी उनकी कंट्री में है, तो मतलब उनका डेटा बाहर नहीं जा रहा। आप चाइना जाओगे तो आप अगर उनके या तो सोशल मीडिया अकाउंट्स आप यूज़ नहीं कर सकते, करोगे तो आप चाइना से अगर इंडिया गए तो यूज़ नहीं कर पाओगे उनका। तो मतलब आप गए अगर चाइना तो आपने खुद का डेटा दे दिया। मगर सबसे कम साइबर फ्रॉड होता है चाइना में, मगर सबसे ज़्यादा साइबर फ्रॉड करता है चाइना। अच्छा। हाँ, 60 to 70%, अच्छा। क्योंकि वो जितना भी वर्ल्ड में डेटा लीक है हम्म। उन सबको कलेक्ट करके रखता है। हम्म। तो जब तक आपका डेटा लीक नहीं है, आप सेफ है। आप सिर्फ अपने डेटा को सेव कीजिए। आप जो ये हर जगह जाते हो शॉपिंग करने, हर जगह आपसे मोबाइल नंबर मांगते हैं, आप बता देता हो, तो आपकी नॉलेज के लिए बता दो, ऐसा कहीं मैंडेटरी नहीं है आपको मोबाइल नंबर देना। आप अपनी मेल आईडी भी दे सकते हो, या आप उसको स्किप भी कर सकते हो। इवन कोर्ट का भी ये रूल है कि कोई आपको बाउंड नहीं कर सकता मोबाइल नंबर के लिए। मगर आजकल हर जगह रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो आपका मत दीजिए, है बचिए बचिए। जितना हर आपका जगह। नंबर पब्लिक रहेगा उतने आपके साथ चांसेस रहेंगे साइबर फ्रॉड ज़्यादा होने के, क्योंकि लोग ये गलती करते हैं। जो नंबर पब्लिक होता है वही सोशल मीडिया से लिंक होता है, और वही नंबर आपका होता है बैंक अकाउंट से लिंक। डेटा हमारा कहाँ-कहाँ पे ब्रीच हो रहा है या कहाँ-कहाँ पे यूज़ हो रहा है, हम लोग कहाँ-कहाँ पे वो गलतियाँ कर रहे हैं, किन-किन सेक्टर्स में कर रहे हैं और कौन-कौन से वो रास्ते हैं जहाँ से हमारा डेटा बेचा जा सकता है या शेयर किया जा सकता है या फ्रॉडस्टर जो स्कैमस्टर हैं उनके हाथ में लग सकता है। देखो, पहले तो अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपका डेटा कहीं लीक तो नहीं है, हुँ, तो आप गूगल पर जाकर सर्च कीजिए haveibeenpwned.com, PAWNED। जैसे सर्च करेंगे अपनी जीमेल आईडी डालिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके जीमेल किस ऐप से कनेक्ट थे और कहाँ कहाँ आपका डेटा लीक है। पहली बात, डेटा लीक हो रहा आपका, जो मैंने आपको बताया, जो आप कह रहे थे अभी, शॉपिंग करने गए तो मोबाइल नंबर अपडेट कर दिया, बाहर कहीं भी गए अपना मोबाइल नंबर आपने पब्लिक कर दिया, सेम नंबर आपने सोशल मीडिया अकाउंट से लिंक कर रखा है, सेम नंबर आपने बैंक अकाउंट से लिंक कर रखा है। ये है आपका डेटा ब्रीच होने का सबसे बड़ा कारण। तो देखो, आप अपने नंबर को कभी भी पर्सनल नहीं रख सकते, बट ट्राई कीजिए कि या तो आप उस नंबर को किसी के साथ शेयर ना करें ज़्यादा, जो आपका नोन नहीं है, या आप ट्राई कीजिए कि आप अवेयर रहें सब चीज़ों से, या आप कुछ अपनी सिक्योरिटीज़ अपने मोबाइल में लगा के रखिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आप आधार बायोमेट्रिक लॉक कर सकते हैं, एपीके फाइल डाउनलोड मत कीजिए, व्हाट्सएप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, या आप अगर आपके पास कोई अननोन कॉल आती है उसको एंटरटेन मत कीजिए हुँ, जब तक आप उसको वेरीफाई ना कर ले। इवन अब तो टेलीकम्युनिकेशन ऑफ डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा लेके आए हैं। हुँ, अब आपको ट्रू कॉलर वगैरह की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपके पास किसी की कॉल आएगी तो उसका रियल नेम आपको दिखेगा। दिखेगा, क्योंकि आपको अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो आपको 5 अननोन चीज़ों से हमेशा बच के रहना पड़ेगा। अननोन मैसेज, अननोन वीडियो, अननोन फोटो, अननोन कॉल और अननोन ऐप। ये 5 चीज़ें से आप बचें, क्योंकि लोग ना 50-60% लोगों के साथ साइबर फ्रॉड होता है उनकी क्यूरियोसिटी के कारण, कि चल देख लेता हूँ क्या है इसमें। जैसे एक आपको मैं बताता हूँ कि एक एमपी में एक साइबर फ्रॉड हुआ था कि एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनके पास एक फ़ोटो आती है और इसमें लिखा होता है कि क्या आपने इनको कहीं देखा है? हुँ, उसने क्लिक किया और उसका फ़ोन हैक हो गया। हुँ, अब आप पूछोगे कि फ़ोटो क्लिक करने से कैसे हो गया? क्योंकि इन्होंने पहले तो अपने फ़ोन में ऑटो मीडिया डाउनलोड को ऑन कर रखा था। दूसरा, आज के समय में हैकर्स और चीटर्स क्या करते हैं, फ़ोटोज़ के पीछे भी कुछ कोड, हुँ, कुछ सिमेट्रिक्स कोड होते हैं, उनको डाल देते हैं। हुँ, जैसे आप उन पे क्लिक करते हो, आपके पूरे फ़ोन का एक्सेस उनके पास चला जाता है। हुँ, तो आपके पास कहीं अननोन प्लेटफ़ॉर्म से कोई मैसेज आए, कॉल आए, तो आप उसको एंटरटेन ना करें जब तक आप वेरीफ़ाई ना कर लें, क्योंकि ऐसा होता है यूजुअली, क्या पता कौन कॉल कर रहा हो। बिल्कुल। तो या तो आप उसको वेरीफ़ाई कर लें, व्हाट्सएप के ऊपर अननोन कॉलर को साइलेंस करके रखें। क्योंकि मेरा मानना ये है कि मैं ये नहीं कहता कि आप अननोन नंबर से बात ही मत कीजिए।
अगर आप व्हाट्सएप पे, जैसे सपोज मेरे पास कॉल आ रही है, व्हाट्सएप पे कॉल आई और मैंने एक अननोन नंबर से मैंने कॉल उठा ली, उसने मेरे को कुछ बहाना बताया कि मैं वो बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया, इसका हो गया, तो वहाँ साइबर फ्रॉड होने के चांस बढ़ जाते हैं। मगर मैंने अननोन कॉल को साइलेंस कर रखा है, मैंने जाके देखा किसकी कॉल थी, फिर मैं प्रोफाइल में जाके देखता हूँ, फिर मैं नंबर देखता हूँ, तो वहाँ मेरे को सोचने का टाइम मिल जाता है, बिल्कुल। डायरेक्ट कॉल एक्सेप्ट ना करके। तो हम्म। कभी किसी अननोन की नंबर की कॉल आए तो मगर आपको नहीं लगता आजकल जो हर किसी का नंबर आ रहा है नोन में भी, हाँ, उसका ओरिजिनल नेम आ रहा है, तो पहली कन्फ्यूजन ये क्रिएट होती है कि कहीं वो मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट से तो नहीं आ रहा है। होती दूसरा, है। अगर मैं उसको अवॉइड भी करना चाहता हूँ मगर उसमें नंबर आ रहा है, तो हर बंदा आजकल ये इंस्टिंक्टली ऐसा हो रहा है कि फ़ोन उठा ले रहा है। फिर बाद में चलता है अच्छा ये, और जब फ़ोन रख देते हैं तब पता चलता है ये तो सेव भी नहीं था मेरे पास। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट हो रही है आजकल? हो रही है। अब तो फिर आप एक छोटा सा फंडा अपनाइए, हुँ, आप इस नेगेटिविटी के साथ बैठिए कि जो अननोन नंबर से फ़ोन आ रहा है वो मेरे साथ साइबर फ्रॉड करेगा। हुँ, अच्छा, तो आप इससे बैठेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो आपको कहीं लालच दे रहा होगा, तो हुँ, कोई ग्रेडीनेस दे रहा होगा, तो हुँ, कोई जल्दबाजी करवा रहा होगा, हुँ। बस अच्छा, तो फिक्स। 3 चीज़ें बड़ी कीवर्ड्स आपने बताया हाँ, कि या तो लालच दे रहा है, लालच, या डर दिखा रहा है, हाँ, या अर्जेंसी क्रिएट कर रहा है। हाँ, अर्जेंसी। आज ही आ जाइए, अभी-अभी करना अभी, है। अभी, अभी आपका बच्चा का एक्सीडेंट हो गया है, हुँ, अभी फटाफट इस अकाउंट में पैसा डाल दीजिए। आपको पता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कैसे इलाज चलता है, हम प्राइवेट में लेके चले गए, 50,000 हमारे पास थे, दे देना बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, 25,000 डाल दो फटाफट आप। किस में? अरे भाई बात नहीं कर सकते, वो इमरजेंसी में आप डाल रहे नहीं डाल रहे, हम छोड़ के जाएंगे इसको यहीं। अरे हमने भी तो अपने 50,000 लगा दिए, भाई जल्दी नंबर दो, बताओ किस पर डालूं। अर्जेंसी, लालच। आपके पास मैसेज आया टेलीग्राम पे कि आपको जस्ट कुछ नहीं करना, ये यूट्यूब की कुछ वीडियो, इनके लिंक को आपको क्लिक करना है, वॉच करना है, शेयर करना है, आपको मिलेंगे 500 रुपये। इस लालच में तो गुड़गांव के इतने बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर भी फंस गए थे। अच्छा। तो ट्रैफिक होता है गुड़गांव में, गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, मैसेज आ गया टेलीग्राम पे, डॉक्टर साहब ने सोचा कि ले कमा ले, तू भी 500 1000 रुपये डेली के, क्या जा रहे, फ्री की तो है। हैं। डॉक्टर साहब ने हमने खोल के देखी, डॉक्टर साहब को पहले दिन 1000 मिल गए। अब ये क्या है कि ये नेचर को एग्जामाइन करते हैं, तो विक्टिम के नेचर को एग्जामाइन कर लेते हो किस तरीके का है। वो 1000 रुपये में नहीं आए, उनको 2 दिए अगले दिन, हुँ, 2 में नहीं आए, हुँ, 3 दिए, 3 में नहीं आए, 5000 दिए उनको। अब डॉक्टर साहब को बोले कि अगले लेवल के लिए टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा। बोले कैसा टास्क? तो सिंपल है, नंबर दो। नंबर लिए, टेलीग्राम पे जाके, नंबर तो पहले आ ही गए थे जब फ़ोन पे पेमेंट हो रही थी। अच्छा, एक चीज़ और बताऊंगा आपको इसी में, वो नंबर लिया, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया, वहाँ के उनके खुद के बंदे बैठे थे, हर 10 मिनट में स्क्रीनशॉट आ रहे, मैंने कमाया आज 50,000, मैंने कमाया 60,000। अब डॉक्टर साहब सोचा "अरे छोड़ना डॉक्टरी, 50,000 आ रहे हैं भाई दिन के, मिनटों के"। बोले कितने जमा करने हैं? बोले 20,000, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज कर दिए। बोलो गेम स्टार्ट हो गया, गेम स्टार्ट। तो उनका खुद का वॉलेट रहते हैं, डॉक्टर साहब ने पैसे लगाने स्टार्ट कर दिए रजिस्ट्रेशन करवा के। अब दिखा रहा है उनके वॉलेट में 5 लाख, 10 लाख। डॉक्टर साहब विड्रॉ करने जा रहे हैं, फ्राइडे नहीं होगा, मंडे को करते हैं। मंडे नहीं हुआ भाई, आपकी वो फाइल इनकम टैक्स में आ गई। ऐसे करके और 5 दिन लगा दिए, फ्राइडे नहीं होगा। 10 दिन में डॉक्टर साहब ने 10 लाख रुपए दे दिए, धीरे धीरे करके, हुँ, हुँ, लालच में। ये था लालच, डर। गुड़गांव में एक ए ग्रेड ऑफिसर के पास कॉल आती है कि आपके नाम से कुछ इलीगल ड्रग्स वियतनाम और बैंकॉक जा रही थी, हम कस्टम डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, आपके नाम से कुछ इलीगल ड्रग्स वियतनाम और बैंकॉक जा रही है। बोले मेरे नाम से तो नहीं जा रही। बोला आपका आधार कार्ड यूज़ हुआ है, आपका पैन कार्ड यूज़ हुआ है? बोला नहीं। तो बोला आपने इस चीज़ की कंप्लेंट की, आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड का डेटा लीक है बाहर? बोला नहीं मैंने नहीं की, और मुझे पता है तुम फ्रॉडस्टर हो। अब वो एक सॉफ्ट कॉर्नर दिया उनको, बोला जी इसकी कंप्लेंट कर दो, आप भुलक्कड़ हो, हमें पता है, अभी आप कंप्लेंट करो। बोला ठीक है। बोला हम आपकी कॉल को कनेक्ट कर रहे हैं वो मुंबई साइबर सेल को। हुँ, कनेक्टिंग टू मुंबई साइबर सेल, कनेक्टिंग टू मुंबई साइबर सेल किया। पीछे एक फेक पुलिस स्टेशन बना रखा था, एसीपी आता है। अब लोग ये सोचते हैं कि पुलिस की जो वर्डिंग होती है थोड़ी हार्ड होती है बात करने की। हाँ बताओ भाई क्या हुआ? सर ये ए ग्रेड ऑफिसर है और इनके नाम से कुछ इलीगल ड्रग्स आ रहे थे, इनका आधार कार्ड और पैन कार्ड लीक है। तो फिर ए ग्रेड ऑफिसर है तो कुछ भी गलत काम कर देंगे, गलत तरीके से पैसा कमा रखा होगा, और वो थोड़ा अनकॉन्शियस होगा, क्योंकि अगर उसने थोड़ा सा भी गलत तरीके से पैसा कमा रखा होगा तो टारगेट कर दिया उसको। बोले सर मैंने तो ऐसा नहीं किया, उसको डराया धमकाया।
बोला हम ये आपको एक टेम्परेरी अकाउंट नंबर दे रहे हैं, इसमें अपना सारा अमाउंट डालिए और अभी हम आपके सारी ट्रांजैक्शन की जांच करते हैं। डाल दिया सारा पैसा उसमें, 22-23 लाख रुपए का। ट्रांजैक्शन की जांच करने लगे, बोला अब इस चीज़ का डालो, ये करो वो करो, डराया धमकाया, स्काइपी पे आईडी बनाई, डिजिटली अरेस्ट कर लिया 15 दिन के लिए। वॉशरूम में जा रहा था तो भी लैपटॉप के सामने, बाहर नहीं जाना, ये नहीं जाना, ऑफिस में नहीं जाना। इतना हरास हो गया। जब वो मेरे से मिले थे ना, ही वॉज अबाउट 54 ईयर्स ओल्ड और इट वॉज जस्ट लाइक कि वो अभी सुसाइड कर लेंगे। मैं उनको छोटे बच्चे की तरह समझा रहा हूँ, रो रहे हैं, अमित जी मुझे बचा लीजिए, मेरे को पैसे का नहीं, मेरा दिमाग खत्म हो चुका है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। फिर उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दी गई, उनके 22 के 22 लाख रुपए भी रिकवर करके दिए गुड़गांव पुलिस ने विद इन 2 अच्छा, मंथ्स। ये जो डिजिटल अरेस्ट में जिन लोगों का भी पैसा गया है, कैसे स्टेप बाय स्टेप बताइए थोड़ा, कैसे रिकवरी होती है इसमें? देखो, इसमें रिकवरी के थोड़े कम चांस इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें लोगों की गलती होती है। आपके साथ साइबर फ्रॉड होना स्टार्ट हुआ पहले पिछले 6 महीने से और अब आपने रिपोर्ट अप की है। रिकवरी होती है बैंकिंग प्रोसेस के थ्रू, बैंक से डिटेल्स मांगी जाती है, उनके अकाउंट मांगे जाते हैं, सिम मांगी जाती है। अब मैंने आपको बताया रिकवरी के चांस फिर कम क्यों हो जाते हैं, लोग अपने नाम से सिम बेच देते हैं। सिम अब क्योंकि कुछ स्टेट्स में तो इतनी पुअरिटी लेवल डाउन है कि लोग वहाँ पुअरिटी लेवल भी नहीं कहूँगा मैं, साइबर अवेयरनेस भी अवेयरनेस भी कम है, उनको पता ही नहीं, उनके बच्चे ने उनके नाम से सिम निकलवा। सिम का तो छोड़िए, आपके आज के टाइम में म्यूल अकाउंट, मतलब आपके नाम से किसी ने अकाउंट खुलवाया, आपको लालच दिया कि हर महीने तेरे को 10,000 रुपये मिलेगा, अकाउंट रेंट पे दे दे, और वो अकाउंट दे दिया किसी और को, और वो अकाउंट यूज हो रहा है कहीं और पे। कल को तलवार लटकेगी किस पे? जिसके नाम पे अकाउंट। जिसके नाम पे अकाउंट है। तो वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पहुँचते हैं अकाउंट की जांच करते करते एड्रेस पे पता चलता है घर में कोई एक बुजुर्ग है 60-70 साल के, कोई एक महिला है, उनके नाम से अकाउंट खुले हुए हैं। अब उनसे क्या रिकवरी कर लोगे आप? उनसे पूछते हैं, उनका बेटा बताता है, उसको अकाउंट दे दिया, तो उसको मतलब बहुत लेंथी सा सिस्टम हो जाता है। और यूजुअली क्या होता है, लोग जिसके साथ होता है ना वो बताते नहीं है, नहीं बताते हैं, हाँ। हाँ, कि उनकी बेइज्जती हो जाएगी। मगर अगर आप, और ये 80 to 90% उन लोगों के साथ भी हो जाता है जो थोड़े कम सोशल होते हैं, बिल्कुल। जो थोड़े इंट्रोवर्ट से होते हैं, कि interaction यंग सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ उठते बैठते कम है। फिर मैं अब ये नहीं कहता कि आप इट्स कि आप बहुत ज़्यादा टू मच एक्सट्रोवर्ट हो जाओ, बट एटलीस्ट आपको पता चलना चाहिए कि सोसाइटीज़ में किस तरीके की चीज़ें चल रही है। तो साइबर फ्रॉड के ऊपर तो स्टेप भी गवर्नमेंट भी खूब उठा रही है इनको कम करने के। बट आप देखना ना, इंस्टाग्राम पे आपका दोस्त आपको ना कॉमेडी की 50 वीडियो भेज देगा, डेली रील भेज देगा, बट कभी ढंग की चीज़ नहीं भेजेगा जिससे आपको ज्ञान मिल जाए। सही बात। क्योंकि उसको टाइम पास करने का फंडा चाहिए। हाँ। कोई बीवी से परेशान तो बीवी से रिलेटेड, कोई पति से परेशान तो पति से रिलेटेड हैं, दोस्तों वाले यादव जी को भेज रहा है, गुप्ता जी को, बस ये रील्स वगैरह चल रही है, बट अवेयरनेस अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। और ये देखो सर, मैं तो हर जगह जाता हूँ तो एक बात बताता हूँ कि जैसे देखो हम छोटे थे तो हमारे मम्मी पापा ने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, क्योंकि उन्हें पता था कि चलना कैसे सिखाया जाता है। फिर उन्होंने हमें बाइक चलाने, साइकिल चलाने सिखाई, बाइक चलाई, गाड़ी चलाने सिखाई। अब हमारे मम्मी पापा इस डिजिटल युग के नहीं है, वो पुराने हैं, मगर उनको मोबाइल यूज़ करना है, बैंकिंग भी करनी, काम सारे करने हैं। तो अब बारी किसकी है? अब बारी हमारी है उनको इन चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताना, बैठाना, समझाना। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने मम्मी पापा के सभी सोशल मीडिया अकाउंट को सिक्योर कर रखा है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। बहुत कम लोग अब मैं कह रहा हूँ आपको 5% भी नहीं मिलेंगे। इवन पढ़े लिखे लोगों के पेरेंट्स के भी नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे सर। अभी नोएडा का केस है, नाराइज के साथ हो गया साइबर फ्रॉड। अच्छा, हाँ, क्या हुआ उसमें? ट्रेडिंग फ्रॉड, अच्छा। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, कि इसमें इन्वेस्ट कीजिए आप। ये शेयर मार्केट का भी खूब चलता है टेलीग्राम पे। लोगों के पास एक स्टेप पे पैसा भी आता है और फिर पैसा चला भी जाता है। इंस्टाग्राम पे होता है। इंस्टाग्राम की तो एक ऐसी स्टोरी बताता हूँ आपको। एक मुंबई का लड़का था, कुश नाम का, और वो बीबीए पास आउट था, उसके पास जॉब नहीं थी, वो जॉब सर्च कर रहा था। अच्छा। तो इंस्टाग्राम के एसईओ में होता है, जो इंस्टाग्राम का एसईओ चलता है, उसमें क्या है कि एड्स आ रही थी उसके पास जॉब की। इंस्टाग्राम पे भी तो ऐड आती ना, ऐड आई, देखा तो उसने अप्लाई किया। अब सामने वाले इतने प्रोफेशनल तरीके से उसका इंटरव्यू ले रहे थे कि ये आपका राउंड 1 है,
उसमें थोड़ा उसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन कर लिया। सेकंड में जॉब के बारे में कर लिया, वो 3-4 दिन के बाद। क्योंकि आपको शक कहाँ होगा जब चीज़ें एक ही दिन में कर लेता है। ट्रस्टवर्दी बना रहे थे उसको। हाँ, अगर मैं आपसे एक ही चीज़ दिन में कर लूँ तो फिर थर्ड राउंड में उससे पूछा पासपोर्ट है? बोला हाँ पासपोर्ट है। ठीक है। जॉब आउट ऑफ इंडिया भी हो सकती है, आपको इंडिया का सेंटर भी मिल सकता है, बट इंडियन सेंटर पे आपकी सैलरी, उससे पूछा मैरिड और अनमैरिड हो? बोला अनमैरिड। बोला हाँ ये तो आराम से बाहर आ जाएगा। क्योंकि मैरिड होता तो फिर उसको और जाल फेंका जाता, क्योंकि उसको पता था आ नहीं पाएगा ये। 4-5 ऐसे राउंड चले बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से 10-15 दिन। बोला अब आपको ना मैं रियल स्टोरी बता रहा हूँ ये, बिल्कुल, हाँ। एकदम रियल स्टोरी। फिर उसके बाद बोले कि आपको ना बैंकॉक आना पड़ेगा। सर मैं बैंकॉक कैसे आऊँगा? बोला नो नीड टू बी वरी, आपकी फ़्लाइट्स की टिकट्स बुक हो चुकी है, मैं कुछ फ़्लाइट्स आपको फ़्लाइट की टिकट भेज रहा हूँ। भेज दी। बैंकॉक एयरपोर्ट के ऊपर अच्छी बड़ी लग्ज़री गाड़ी रिसीव करने आती है। कुछ ने सोचा वाह भाई तेरे तो ज़िंदगी के बड़े न्यारे हो जाएंगे अब। कुछ को एक होटल में स्टे करवाया जाता है 2 दिन के लिए। बोला काम? अरे काम की छोड़, तेरी सैलरी स्टार्ट हो गई जिस दिन तूने बैंकॉक की धरती पे पैर रखा। अच्छा। बोला पक्का? हाँ। अब कुछ को कोई इंडिया में दे नहीं रहा था 15-20 हज़ार की जो यहाँ कुछ को मिल रहा सीधे 1.5 लाख। कुछ के दिमाग में हिट नहीं की ये बात, ना उसने सोचा ये चीज़ें। ठीक है, क्योंकि कुछ कंट्रीज है जैसे ये, इनमें तो ऑन अराइवल वीजा से। ऑन अराइवल वीज़ा। हाँ तो चला गया कुछ वहाँ। अब कुछ को हर दिन 20-20 50-50 किलोमीटर बैंकॉक से दूर लेके जा रहे, अच्छा। आज वहाँ स्टे आज वहाँ। लास्ट में क्या हुआ, कुछ को बाइक पे बैठा के जंगल के रास्ते से म्यांमार बॉर्डर पे ले आए। अच्छा। अब कुछ को डाउट हुआ तो कुछ का पासपोर्ट ले लिए, छीन लिया और नदी के रास्ते से म्यांमार में क्रॉस एंट्री करवा दी। अब कुछ हो चुका है इलीगल इमिग्रेंट्स इन म्यांमार, क्योंकि उसके पास पासपोर्ट नहीं है, म्यांमार का कोई वीज़ा नहीं था, वो म्यांमार में अब इलीगल में कंसिडर किया जाएगा। वहाँ एक के पार्क नाम की जगह चल रही थी, अच्छा। जिसमें एक जो उनकी मतलब स्टे था या एक बिल्डिंग कहूँ वो थी, एक सेटअप कहूँ, जिसमें एक बार में 700 से 800 लड़के साइबर फ्रॉड कर रहे थे। अच्छा। और ऐसे 700 से 800 स्टे थे वहाँ, अच्छा। मतलब एकदम 50-60 ऑल वर्ल्ड के लोग थे वहाँ। म्यांमार में प्राइवेट आर्मी है, वहाँ चाइनीज लोग बैठे थे जो इंडियंस को वहाँ बुला के साइबर फ्रॉड करवाते थे। कुछ ने मना कर दिया काम करने से, मैं अपने इंडिया के लोगों के साथ साइबर फ्रॉड नहीं करूँगा। अब क्या किया उन्होंने, कुछ के हाथ ऐसे ऊपर करके यहाँ एक स्केल लेके ऐसे हाथ पे यहाँ बांध दिया 3-3 4-4 घंटों के लिए, मतलब टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया उसको। लास्ट में उसको क्या टॉर्चर किया, एक 2x2 के रूम में डाल के और वॉशरूम वगैरह सब बंद, उसमें थोड़ा सा चावल के पीस दे दे खाने के लिए। इससे भी काम नहीं चला तो फिर उन्होंने क्या किया कि उसके पूरे शरीर के ऊपर नीचे से लेके ऊपर तक बस यहाँ से बचा होगा वो, हर जगह सिगरेट से जला रखा है। ऐसे एक सिगरेट जलाई, मैंने काउंट किया तो उसके पैर से यहाँ तक मैं थाई तक पहुंचा था, जो 600 हो चुका था यहाँ तक, 600 काउंट, मतलब 600 सिगरेट से उसको जला रखा था। आप सोचो यहाँ कितनी हजार सिगरेटें लगी होगी उसके ऊपर, वो कितना तड़पा होगा। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ स्टार लिंक, वो जो ये यूएस का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, उसका नाम क्या था, क्या नाम है उसका, कौन सी कंपनी का? यूएसए का जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, सबसे अमीर है। वो तो डोनाल्ड ट्रंप ही है। नहीं नहीं नहीं, एक और बंदा है, एलन मस्क। एलन मस्क। एलन मस्क का नेट चलता था वहाँ पे, तो एलन मस्क ने देखा कि यहाँ कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही है उसके इंटरनेट के ऊपर, तो उसने वहाँ ड्रोन उड़ाया, उसने देखा अरे ये क्या चल रहा है यहाँ। फिर उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, कहीं वो इन्फॉर्मेशन इंडिया में आई तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के साथ होम अफेयर्स के पास आई, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने वहाँ से हजारों बच्चों का रेस्क्यू किया था, बचा के लेके आई थी। अच्छा। हाँ, बट ऐसी न्यूज़ ज़्यादा चलती कहाँ है लोग। आप मुझे बताइए कि इंडिया के 2 इलाके बड़े वो हैं, कुख्यात है इस मामले में। एक जमतारा। आपका हरियाणा के मेवात हाँ, और एक जमताड़ा। जमतारा। इसके अलावा कहाँ-कहाँ से इस तरह के ऑनलाइन अब फ्रॉड्स? हर जगह से साइबर फ्रॉड होते हैं। हुँ। अब साइबर फ्रॉड का कोई फिक्स हॉटस्पॉट नहीं है, बहुत सी जगह हैं जहाँ बैठ के साइबर फ्रॉडस्टर फ्रॉड कर रहे हैं, तो वैसा कुछ फिक्स ही नहीं है कि मेवात से ही हो रहा है, जामतारा से भी। ऑल इंडिया में बहुत सारी जगह से होते हैं साइबर फ्रॉड, दिल्ली से भी होते हैं, मुंबई के भी लोग कर रहे हैं, हर जगह जिनको
ज़्यादा जल्दी होती है ना पैसे कमाने की, फिर उनके रास्ते बंद हो जाते हैं जेल में जाके। अच्छा। इन्फ्लुएंस होते हैं ये जो जेनजीज की एज के बच्चे होते हैं ना, कि जैसे आज कल देखा तो 5-10 दिन पहले देखा तो दोस्त पैदल घूम रहा था, आज उसके पास स्पोर्ट्स बाइक आईफोन है। कहाँ से आया? कुछ नहीं, तू भी कमा ले। कैसे? बैठ बाइक पे पीछे, अभी सिखा के लाता हूँ। लालच आ गया, पहुंच गया उसके पास। एक के साथ दो, दो के साथ तीन, चैन जुड़ती चली गई और बंदे बढ़ते चले गए, साइबर फ्रॉड करते चले गए। क्योंकि जो चैन जुड़ रही है उसको ये भी नहीं पता कि ऊपर से चैन टूट रही है, वो जेल में भी जा रहे हैं। उसको तो बस अपने लालच से मतलब है। जिसके पास 10 रुपए नहीं तो उसके पास सीधा 1 लाख आ जाएगा, तो लालच तो आएगा ही। ये है इजी मनी। इजी मनी। आज के टाइम पर जो सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम। और इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिए अच्छे में भी यूज़ कर सकते हो आप और इस तरह की चीज़ें। मुझे ये बताइए कि इंस्टाग्राम किन किन थ्रेड्स में आज के टाइम पर एक इंडिविजुअल को डाल रहा है। शॉपिंग थ्रेट, हम्म, आप शॉपिंग कर रहे हो, वहाँ आ गया। नौकरी के नाम पे आपके पास ऐड आ गई फेक अकाउंट से। प्राइवेट फोटोज जो सबसे ज़्यादा हो रहा है लड़कियों के साथ। लड़का है दिल्ली का, लड़की है बेंगलोर की, बात हो गई, लड़के ने लड़के से बात की, कंधा दे दिया थोड़ा सा कि आपके साथ तो घर में सब कुछ गलत होता है। पहले फ़ोटोज़ मांगी, नॉर्मल फ़ोटोज़ थी, उनके ऊपर कमेंट कर दिए, अच्छी लग रही है, ये लग रही है, फिर उनको मैसेज में आना स्टार्ट हो गए। थोड़े दिन बाद प्राइवेट फ़ोटोज़ मांग ली, धीरे धीरे करके। लड़की सोचिए कौन सा फिजिकल कनेक्शन बना रहा है, प्राइवेट फ़ोटो ही तो है। जब प्राइवेट फ़ोटो दे दी, जब उसका राक्षस बेस बाहर निकल के आता है, फिर वो ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देता है। सबसे बड़ा कंसर्न। सबसे ज़्यादा ब्लैकमेलिंग हो रही है। हाँ, तो अगर आप एक लड़की हैं, कोई आपको फ़ोटो से ब्लैकमेल करता है, किसी भी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, तो गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए cybercrime.gov.in। वहाँ एक ऑप्शन मिलता है आपको वुमेन एनोनिमस का। मतलब आप अपना नाम बिना रिवील किए अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। बस उसके लिए आपके पास 2-3 एविडेंस होने बहुत ज़रूरी है। और आप एक और वेबसाइट है stop.ncii.org.in, ये मेटा की वेबसाइट है। जैसे आप इस पर कंप्लेंट करेंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से आपकी सभी फ़ोटोज़ को डिलीट कर दिया जाता है। वहाँ केस क्रिएट करने का एक ऑप्शन आता है। तो किसी चीज़ को शेयर करें ना करें, अगर आप किसी महिला को जानते हैं, आपकी कोई फ्रेंड है, उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ताकि उसे पता चल जाए। इससे बहुत हो रही है, बहुत ब्लैकमेलिंग। अब तो हाउसवाइफ को भी नहीं छोड़ रहे। बात कर ली किसी से, फ़ोटो शेयर कर दी, वीडियो कॉल कर ली, वीडियो कॉल की, नॉर्मल थी, फ़ोटोज़ वहाँ से स्क्रीनशॉट लिए, स्क्रीनशॉट का डीप फेक पे जाके कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि अब एआई का ज़माना है, आपके मम्मी-पापा या आपके घरवाले इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, उनके पास फ़ोटो आनी चाहिए बस। आप समझाओ तो उनको कैसे समझाओगे? तो या तो अपने घरवालों को एआई के बारे में बताओ कि इससे भी मिसयूज़ हो सकता है, या फिर आप इन चीज़ों से दूर ही रहो कि आपका कोई अननोन किसी व्यक्ति के साथ किसी तरीके का कोई कनेक्शन हो। ये इंस्टाग्राम पे कोई ऐसी सेटिंग्स आप बता सकते हैं हुँ। जो थोड़ा सा और सिक्योर बनाती है हमारे पूरी इसको। देखो, इंस्टाग्राम में जाइए, राइट साइड में आपकी प्रोफाइल आएगी, उस पे क्लिक कीजिए, ऊपर जाओगे 3 लाइन्स आएगी, उसमें जाइए अकाउंट सेंटर में जाइए, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जाइए, वहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को, उसको इनेबल कर दीजिए। अब उससे होगा क्या कि जब कभी भी कोई आपके इंस्टाग्राम का एक्सेस लेने की कोशिश करेगा, तो तुरंत उसका पासवर्ड, तुरंत इसका एक मैसेज आपके व्हाट्सएप पे या टेक्स्ट मैसेज में आएगा। दूसरा, बैक जाइए, वापस पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जाइए, वहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है वेयर यू लॉगिन। तो उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा आपका इंस्टाग्राम कहाँ-कहाँ लॉगिन है, कहीं कोई आपकी बात तो नहीं सुन रहा। एक और ज़बरदस्त ऑप्शन आ गया है, वहीं पे आप बैक करके जाएँगे तो आपको मिलेगा वहाँ वेरिफ़िकेशन सेल्फ़ी। मतलब उससे क्या होगा, अगर आपने अपने पूरे फ़ेस को वेरीफ़ाई कर दिया सेल्फ़ी से, तो कल को आपका इंस्टाग्राम अगर हैक हो गया, पहली बात होगा नहीं, दूसरी बात अगर हो गया, तो आपको सिंपली गूगल पर जाकर सर्च करना है www.instagram.com/hacked, या एक क्यूआर कोड है जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आई विल शेयर विथ यू। इसको जाइए गूगल लेंस पे स्कैन कीजिए, अपनी कंप्लेंट डालिए। जैसे आप उस पर जाएँगे, वो आपसे आपकी सेल्फ़ी का एक्सेस माँगेगा, जो आपने पहले कर रखी है। अगर आपने वहाँ कर रखी होगी, तो तुरंत आपका अकाउंट ठीक होगा। अच्छा। जी, और अभी एक और नया फीचर आ रहा है इंस्टाग्राम में, वो जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता है उसको वो ख़त्म कर खत्म कर रहा है। रखा है। क्या लॉजिक है उसके पीछे? लॉजिक ये है कि एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होता था तब, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैंने जो मैसेज डिलीवर किया, आपके पास जो मैसेज गया, वो कोड्स में जाता था। इवन इंस्टाग्राम को भी नहीं पता होता था कि वो क्या मैसेज जो था। व्हाट्सएप में फीचर है अभी। हाँ, हुँ। तो 8 मई 2026 से वो कोड में ना जाकर सिंपली जाएगा, और इंस्टाग्राम को पता चल जाएगा कि आप अगर देखना चाहें इंस्टाग्राम कि आपने मेरे से क्या बात की थी और मैंने आपसे क्या बात की। तो कंपनी का क्या लॉजिक है इसके पीछे? मतलब प्राइवेसी, ये तो एक तरह से प्राइवेसी ब्रीच है ना यूज़र का। हाँ, तो कंपनी की मर्ज़ी है।
उनका खुद का प्लेटफॉर्म है। अब वो देखना चाहते हो कि वो कौन किससे बात कर रहे हो, या तो अपने डेटा को कहीं ब्रीच करेंगे, किसी को देने की उनकी वो हो, क्योंकि इस इंस्टाग्राम के डेटा का भी तो यूज़ हो सकता है बहुत सी चीज़ों में। बिल्कुल। एक और ऐप है जो जेनज़ीज़ में बड़ा फ़ेमस है, बहुत पॉपुलर है, स्नैपचैट स्नैपचैट। देखता हूँ कि छोटी-छोटी उम्र के टीनेजर्स, है ना, छोटे बच्चे। सबसे वाहियात ऐप है, हाँ। सबसे खराब ऐप है स्नैपचैट, क्योंकि उसमें जितने फ्रॉड होते हैं उतने इंस्टाग्राम पे भी नहीं होते। किस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं उसमें एक स्नैपचैट? तो ये होता है कि आप किसी से वीडियो कॉल कर रहे हो, हुँ, आपको लगता है कि आपकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं, क्योंकि अगर आप स्नैपचैट यूज़ करते हो, आपका बच्चे स्नैपचैट यूज़ करते हैं, तो उसमें एक फ्रॉड आ रहा है कि आप जैसे किसी से वीडियो कॉल पे बात करोगे ऐसे, तो आपको तो लग रहा है कि आपकी स्क्रीन को वो रिकॉर्ड नहीं कर सकता, आपके पास मैसेज आया है, पर ऊपर एक मोबाइल और लगा होता है। अच्छा, स्क्रीन स्क्रीन को स हाँ, रिकॉर्ड स्क्रीन कर। को कैप्चर किया, हुँ, एआई से पूरे की क्लियरिटी फिक्स की, सब कुछ किया, आपको भेज देंगे कि अब आपकी वीडियो लीक हो सकती है। हुँ, अच्छा, हाँ, एक और इंस्टाग्राम की जो आपका डेटा है, आप जो भी इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डाल रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, उसको सबको एआई पढ़ रहा है, देख रहा है कि आप कहाँ किससे क्या बात कर रहे हैं। तो इंस्टाग्राम की सेटिंग में जाइए, वहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है जनरेटेड एआई, उसमें जाइए, उसके बाद अलाउ पब्लिक यूज़ आता है, उस ऑप्शन को बंद कर दीजिए। अब उससे होगा क्या कि एआई आपके किसी भी डेटा का यूज़ करके, मतलब क्योंकि एआई की पॉलिसी होती है कि वो अपने डेटा को, अपनी पॉलिसी को ट्रेंड करने के लिए हुँ, आपके डेटा का यूज़ कर सकती है, हुँ, तो वो बंद हो जाएगा वहाँ से। अच्छा, जी। ठीक है। 1 अप्रैल 2026 से बैंकों की फंक्शनिंग में क्या-क्या यूज़, मतलब चेंजेज़ आने वाले, जो यूज़र हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो इस पूरी बातचीत को सुन रहे हैं, वो जिनको नोट करना चाहिए? 7 से 8 यूज़ेस आ रहे हैं, वो फिर लोगों की भलाई के लिए ही हैं। एक तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब कि डायनेमिक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब कि जब कभी भी आप कोई बड़ी ट्रांजैक्शन करेंगे, तो आपसे कन्फर्म किया जाएगा कि आप खुद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक आपके बैंक अब आपके बिहेवियर को मॉनिटर करेगा, आपके बिहेवियर इन द सेंस आपके टाइप करने के तरीके, कि आप जैसे? कैसे टाइप कर रहे हो। हुँ, आप पहले आपकी स्पीड कितनी थी टाइप करने की, आप कैसे मैसेज टाइप करते थे, आपकी लैंग्वेज क्या होती थी, कहीं आपका मोबाइल का एक्सेस किसी हैकर से चीटर के पास तो नहीं। हुँ, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे, रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि उसमें पहले होता क्या था कि आप एनीडेस्क ऐप से अपनी स्क्रीन शेयर कर देते थे, जिससे आपके पास आने वाले ओटीपी फ्रॉडस्टर के पास चले जाते थे। अब वो नहीं जाएंगे। अच्छा, हाँ, और एक आपका अपने बैंक का जो सिस्टम है, हुँ, उसमें जब भी आप अब बड़ी ट्रांजैक्शन करेंगे, तो वो आपसे ऑथेंटिकेशन मांगेगा। वो आपके आधार कार्ड से भी हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है। तो ये सारे मोटे-मोटे 7-8 फीचर हैं। एक दो और भी थे जो मुझे अभी याद नहीं आ रहे। अच्छा, तो ये सब हैं आपके बैंकिंग सिस्टम को सिक्योर करने के लिए। अच्छा, हाँ, अच्छा, मतलब ये भलाई के लिए भलाई हो के रहे हैं। लिए अच्छे हैं। आजकल एलपीजी सिलेंडर की बड़ी किल्लत है, हुँ। और इसी किल्लत को भुना रहे हैं स्कैमस्टर्स। हुँ। किस तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं एलपीजी सिलेंडर को लेकर? आपके पास एक मैसेज आएगा कि आप यहाँ जाकर अपना एलपीजी सिलेंडर बुक कर सकते हैं। तो उसमें होगा डॉट एपीके फाइल का लिंक। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपका पूरा कनेक्शन चला जाएगा। या आपके पास ऐसा मैसेज आ सकता है, अगर आपको अब तक नहीं मिला है एलपीजी सिलेंडर, तो यहाँ जाकर उसकी कंप्लेंट दर्ज कीजिए। या आपके पास ऐसा मैसेज आ सकता है कि आपका एलपीजी सिलेंडर बुक हो गया है। चेक यहाँ जाकर चेक कीजिए कि शाम को उसका डिलीवरी टाइम क्या है। या आपको ऐसा मैसेज भी आ सकता है कि आपके घर के आसपास कहाँ-कहाँ मिल रहे हैं एलपीजी गैस सिलेंडर रेट टू रेट। हुँ। ऐसे मैसेज आ सकते हैं। और लोगों को उनकी ज़रूरत का लगेगा और क्लिक कर हाँ, लेंगे। तो ऐसे में क्या करना है लोगों को? ऐसे में जहाँ कहीं भी आपको डॉट एपीके फाइल का लिंक दिखता है, उस पे क्लिक नहीं करना है। किसी भी अनऑथराइज़्ड लिंक पर क्लिक नहीं करना है। हमेशा हुँ, अपनी जो भी एजेंसीज़ है जिसका आपने कनेक्शन लिया है, उसके जो उसका रजिस्टर्ड नंबर है, उस पर जाकर कन्फर्म करें पहले कि आपका गैस कनेक्शन बुक हुआ है, नहीं हुआ है। क्योंकि वो सिर्फ़ एक नंबर से मैसेज नहीं आता, क्योंकि जो फ्रॉडस्टर भेजते हैं वो नंबर होता है पूरा, जैसे 9796। बट आपकी गैस एजेंसी का मैसेज हमेशा ऐसे आएगा, सपोज़ आपकी एचपी की एचपी/गैस, एच इंडियन/गैस ऐसे लिखा हुआ, नंबर नहीं होता, नाम होता है पूरा हुँ, प्रॉपर। हुँ। आए दिनों नए-नए न्यूज़ आती हैं, एप्स्टीन फाइल्स आया, फिर मान लीजिए कोई कांड हो जाता है तो उसकी वीडियोज़ लोग सर्च करने लगते हैं और डेस्परेट हो जाते हैं आजकल। डेस्परेट हो, शेयर भी करते है हैं। ना? ऑनलाइन बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं, कोई चीज़ को मान लो, कोई स्कैंडल हो गया, किसी नेता की वीडियो आ गई,
उसको सर्च करने के लिए, और ये एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है स्कैमस्टर्स के लिए। जैसे आपका एक वीडियो मैंने देखा एप्स्टीन फाइल्स को लेकर, उसी उदाहरण को लेकर मुझे थोड़ा समझाइए कि आप जो सर्च करते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट होता है और उसका कितने कितने ट्रेसेस होते हैं? देखो, जब कभी भी आप कुछ भी सर्च करने जाते हैं तो उसके डोमेन नेम को ध्यान से देखिए। वहाँ जो ऊपर उसका यूज़र लिंक होता है, जो उसकी यूज़र आईडी होती है, जो भी ऊपर लिखा होता है, उस पे आप देखेंगे तो वहाँ लिखा होता है HTTPS। अगर वो एस है तो मतलब सिक्योर है। अच्छा। किसी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट होगी तो .gov.in लिखा होगा, ऑर्गेनाइजेशन की होगी तो .org लिखा होगा। हम यूजुअली क्या करते हैं, जैसे सपोज़ मैं आपको एक 2 स्टोरीज़ बताता हूँ। एक बंदे ने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया, अच्छा। ऑर्डर डिले हो गया और उसकी कंपनी का कॉल आ गया कि आपको ड्यूटी पे जाना है अभी। उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, रिफंड नहीं मिला। रिफंड लेने के लिए उसने टोल फ्री नंबर सर्च किया कंपनी का, कहाँ गया? ऑनलाइन गूगल किया। गूगल के ऊपर, जो 90% इंडियंस गलती करते हैं, उसने भी की। अच्छा। क्योंकि गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मदद से हैकर्स और चीटर्स अपनी एड्स को ऊपर नंबर 1 लेकर रैंक करवाते रैंक हैं। वाइज आप नोटिस करना, वहाँ कई बार लिखा होता है स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड, हाँ। या एड्स। आप सर्च करने जाओगे तो वहाँ लिखा होगा ब्लिंकिट है, जैसे BLINKT, तो वहाँ ये भी हो सकता है BLINK डबल आई। हम ढंग से उनको देखेंगे नहीं और हम हो जाता है हमारे साथ साइबर फ्रॉड। तो उसने डाउनलोड की, कॉल किया उस नंबर पे, बोले जी मेरा रिफंड नहीं होना, मिल जाएगा। एनीडेस्क ऐप डाउनलोड करवा दी, पूरे फ़ोन का एक्सेस ले लिया। तो यूजुअली होता क्या है कि ज़ोमैटो, स्विगी, स्नैपचैट, ज़ोमैटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, जितनी भी ऐप्स हैं उनमें ऑलरेडी कस्टमर सपोर्ट का ऑप्शन ऐप में ही इनेबल होता है। आप वहाँ जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हुँ। कभी भी किसी का भी टोल फ्री नंबर सर्च करने के लिए गूगल पर ना जाएँ। जाएँ तो पहले एग्ज़ामाइन कर लें ये उनकी ऑथराइज़्ड वेबसाइट है या ऑथराइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म है या नहीं है। जब तक आप उसको कन्फर्म ना कर लें, भूल कर भी उस पर जाकर क्लिक ना करें, अन्यथा आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो सकते हो। एक स्टोरी और बताता हूँ आपको, एक केस और बताता हूँ आपको। एक कपल था, जो मैं हर जगह जाके बताता हूँ। अच्छा। ये बताना बहुत ज़रूरी है। एक कपल था, वो गोवा घूमने गया हुआ था। अच्छा। तो एक कपल गोवा घूमने गया था हनीमून के ऊपर। तो वहाँ उन्होंने क्यूरियोसिटी में अपनी कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ क्लिक कर ली हुँ। और उनका मोबाइल हो गया ख़राब, तो उन्होंने किसी लोकल वेंडर को रिपेयर करने के लिए दे दिया। तो जब लोकल वेंडर को रिपेयर करने के लिए दिया, तो उसने उनके मोबाइल से उनका डेटा निकाल लिया और वो गोवा से दिल्ली भी नहीं पहुँचे थे, तब तक उनके सारे फ़ोटोज़ लीक हो गए। तो जब कभी भी आप अपना हुँ। मोबाइल रिपेयर करने के लिए देके आते हो, तो वहाँ सिस्टम रिपेयर्स का या मेंटेनेंस मोड का एक ऑप्शन होता है हर मोबाइल में। अच्छा। अगर आप उसको ऑन कर देते हैं, तो आपके जब तक आप उसको अपना पिन नहीं बताओगे, जब तक फिंगरप्रिंट नहीं लगाओगे, वो कुछ भी नहीं खोल पाएगा, आपके फ़ोन का डेटा ही नहीं देख पाएगा कुछ भी। स्क्रीन यूज़ कर लेगा, स्पीकर भी चेक कर लेगा, टेस्टिंग कर लेगा सारी, मगर आपके डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं कहाँ कर होती है वो पाएगा। सेटिंग? वो सेटिंग में जाके आप मेंटेनेंस मोड सर्च करिए सीधा, अच्छा, आ जाएगी उसको एंड्रॉइड मोड। ऑन करना पड़ता है। हाँ, सैमसंग के मोबाइल में इस तरह है, ओप्पो, वीवो इन मोबाइल में है यूज़र एडमिन के नाम से। अच्छा। आप एक और यूज़र क्रिएट कर सकते हो, गेस्ट यूज़र बना सकते हो, हुँ। तो वो आपके यूज़र पे स्विच नहीं हो पाएगा जब तक आप उसको पिन नहीं बताओगे तो। हर मोबाइल में ये सारी फैसिलिटीज़ है। आईफ़ोन में मेंटेनेंस मोड के नाम से आती है। उसमें क्या होगा, अगर आपने मेंटेनेंस मोड ऑन कर रखा अपने आईफ़ोन में, तो आपके पास कोई भी फेक लिंक आएगा, वो कभी खुलेगा ही नहीं। आपके मोबाइल में कोई केबल इंसर्ट करने की कोशिश करेगा, बिना परमिशन दिए कभी इंसर्ट ही नहीं होगी, अलाउ ही नहीं कर पाएगा वो, करेगा उसको। इतनी सब सारी फैसिलिटी हमारे पास है, बस ढूँढने वाला चाहिए, और थोड़ा एफर्ट भी नहीं लगाते हम, एफर्ट नहीं है लगा। ना? डेटिंग ऐप्स बहुत बड़ा एक अड्डा बन रहा है कि लोग डेटिंग। डेटिंग ऐप्स ना कह के अगर मैं खुल्लम-खुल्ला कहूँ तो इनको ये है सेक्स स्कैंडल्स। अच्छा, हाँ, किस तरह के स्कैंडल्स हो रहे हैं आजकल? लड़के-लड़कियाँ दोनों फँस रहे हैं। हुँ। एक उदाहरण बताता हूँ चाहिए तो, आपको, हाँ। अभी इंटरनेट पे भी वायरल हुई थी एक रील, एक लड़के ने डेटिंग ऐप पे किसी से बात की। नाम तो नहीं ठीक। लूँगा मैं किसी हाँ, डेटिंग ऐप हाँ, का। ठीक। बात की, बात हो गई, मिलने मिलने की बातें स्टार्ट हो गई। किसी होटल में मिले, साथ में ड्रिंक कर ली, पहले टाइम मिले, ठीक है, दूसरे टाइम मिले, तीसरी टाइम लड़की ने लड़के की कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ क्लिक कर ली, उसकी वीडियो वगैरह बना ली हिडन कैमरे से और फिर कर दिया उसको ब्लैकमेल करना स्टार्ट। धीरे-धीरे करके उससे 10 लाख रुपए ले लिए। अच्छा। नौबत यहाँ तक आ गई कि उस लड़के
ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, बट उसकी लक अच्छा था कि उसके दोस्तों को पता चल गया अच्छा। और वो बच गया। फिर उसने उसकी पूरी स्टोरी बताई, उसकी कंप्लेंट की, फिर पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। तो ऐसा नहीं है कि कोई लड़की आपको ब्लैकमेल कर रही है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि केवल लड़के ही ब्लैकमेल करते हैं, लड़कियां भी ब्लैकमेल करती है। हाँ, बिल्कुल दोनों। और कानून दोनों के लिए बराबर है। अगर आप ये सोचते हो कि लड़की है ब्लैकमेल कर रही है तो आप रिपोर्ट नहीं कर सकते, आप भी 2-3 एविडेंस कलेक्ट कीजिए और अपनी रिपोर्ट कीजिए जाके। ऐसे पता नहीं कितने केसेस हैं जिनमें लड़कियां भी पकड़ी गई है किसी को ब्लैकमेल करती है, तो उनके पास कोई ऐसा हक थोड़ी ना है कि वो लड़कों को ब्लैकमेल कर सकती है। तो उठो, जागो, अपने अधिकारों को जानो और अपनी कंप्लेंट करो अगर आपके साथ कहीं कोई ब्लैकमेलिंग होती है तो। सिंपल है। बिल्कुल। दूसरा मुझे ये बताइए कि विमेन सेफ्टी आज के टाइम पे बहुत बड़ी कंसर्न है, शहरों में, गाँव में, देहात में, हर जगह। हाँ, आप कोई 5 टिप्स देश की महिलाओं को, लड़कियों को देना चाहते हैं, जिससे वो पांच अपने पांच अपनी पांच चीज़ें, अपनी लाइफ़ को ऑनलाइन, ऑफ़लाइन सिक्योर कर सकें? 5 टिप्स से तो बात नहीं बनेगी। अच्छा, मैं थोड़ा डिटेल में बता हाँ, देता हूँ। बताइए प्लीज़। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सेफ्टी बता देता हूँ। मैं जैसे पहले बता चुका हूँ, आप अगर कोई पब्लिक प्रोफाइल नहीं है तो अपने अकाउंट को प्राइवेट करके रखिए। अच्छा। उस पे सारी सिक्योरिटीज लगा के रखिए। अननोन जगह से कोई मैसेज आया, हे ब्यूटीफुल, हुँ, मैं आपको वहाँ मिला था, उस पार्टी में, दिल्ली मिला था, जानते हो? ये तरीका होता है, ट्रिक होती है आपको बातों में फंसाने की। यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, आपसे तो मैंने सुंदर लड़की ही नहीं देखी कभी। इस तरीके के झांसे दिए जाते हैं। इनमें यूजुअली हाउसवाइफ भी फंस जाती है। अच्छा। हाँ, तो जब तक आप पब्लिक प्रोफाइल ना है जी। तो नहीं हो, तो तब तक आप ऐसे फोटोज वगैरह ना डालें। एक और मैं उनके लिए बताता हूँ जो वुमेन्स सिटीज में काम करती हैं, हुँ, जो पढ़ी लिखी है, पढ़ी है तो काम भी करेंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो अच्छा भी है सेल्फ इंडिपेंडेंट होना, बट वो गलतियां करती हैं। रात को सपोज किसी की 11 बजे शिफ्ट खत्म हुई, तो उन्होंने वहां से कैब बुक कर ली। जब कभी भी आप कैब में बैठो, दिन हो या रात, आपको 5-6 चीज़ों का ध्यान रखना है। अच्छा। पहली, कैब में बैठने से पहले लेफ्ट साइड में कैब के ऊपर एक नेम प्लेट लगी होती है, उसका फोटो क्लिक करो और अपने जो भी नियर एंड डियर उनको शेयर कर दो। दूसरा, अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर के रखो। तीसरा, जब भी कैब में बैठो, ये देखो कहीं उसमें चाइल्ड लॉक तो नहीं लगा हुआ है। चाइल्ड लॉक क्या होता है? अगर ड्राइवर ने वो लॉक लगा रखा है तो आपकी कैब बाहर से खुल सकती है बट अंदर से अंदर नहीं से खुल नहीं। पाएगी। तो जब भी कैब में बैठो, पहले कैब में बैठो आराम से, बैठते ही मिरर डाउन करो, चलने से पहले ओटीपी शेयर मत करो, पहले पहले ये करो। ओटीपी शेयर कर दे तो कैब चल पड़ेगी, आप उसको ओटीपी शेयर ही मत करो तब तक। आप एक काम करो, उसको बोलो भैया मिरर डाउन करो। अगर आपका खुद से हो जाता तो ठीक है, पर क्या पता आगे से भी लॉक कर देते हैं मिरर। मिरर को नीचे करके देखो और फिर ऐसे हाथ करके खिड़की खोल, अंदर से, सॉरी, पहले अंदर से खोलने की कोशिश करो। अगर नहीं खुलती है तो मतलब उसने चाइल्ड लॉक लगा रखा है। सिंपल हाथ कर, तो तुरंत अपने ऐसे हाथ खोलो और बाहर निकल जाओ। ऐसे आप क्या भी मत लो। कैब मत लो ऐसी। उस कैब वाले के नाम से, जैसे जिस नाम से आपकी कैब आ रही है उसका आधार कार्ड देखो, नाम मैच करो। फोटो आप क्लिक नहीं कर सकते किसी की। एक होता क्या है कि जैसे लेट नाइट शिफ्ट वाली लड़कियां क्या करती हैं कि जब कैब वाला गाड़ी चला रहा था तो वो हेडफोन लगा लेती है। हुँ, थकावट के कारण उन्हें नींद आ जाती है और उन्हें पता ही नहीं चलता कब ऐप हाईवे से और दूसरे रूट पे निकल गई। तो भाई आपको संगीत में मशगूल नहीं होना है, आपको खुद को भी देखते रहना है। क्योंकि कई बार यूजुअली क्या होता है, फिर वो कैब ड्राइवर बोलेगा मैम उस तरफ ना ट्रैफिक था तो मैंने ना शॉर्टकट के लिए इधर से ले लिया। बिल्कुल। तो आप प्रॉपर वे से ही जाए, शॉर्टकट के चक्कर में ना फंसे, अपने आप को सिक्योर रखें। और हर हिंदुस्तान की लड़की को पता होना चाहिए, आपको कोई ब्लैकमेल करता है तो वुमेन एनोनिमस का एक ऑप्शन है साइबर क्राइम की वेबसाइट के ऊपर, वहां जाकर कंप्लेंट कीजिए। आपका नाम कहीं भी नहीं आएगा, बस आपके पास एविडेंस होना जरूरी है। फोटोज लीक हो जाती है, मेटा के प्लेटफॉर्म से हटवानी है, stop.nci.org.in की वेबसाइट है, इसके ऊपर जाके क्लिक कीजिए। 1930, अगर किसी भी तरीके का कोई साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। वुमेन हेल्पलाइन नंबर 181 हमेशा याद रखिए। एक और चीज़, डायल 112 इंडिया ऐप, सरकार कितनी अच्छी ऐप है, उसको डाउनलोड कीजिए। उसमें एक ऑप्शन आता है वुमेन सेफ्टी का। अगर आप किसी विपदा में, मुसीबत में, आपको जस्ट उसके ऊपर क्लिक करना है, ना कोई कॉल करनी ना कुछ, जैसे आप क्लिक करेंगे तुरंत उसका अलर्ट चला जाएगा पुलिस को। पुलिस विल ट्राई टू कनेक्ट विथ यू। आपसे कनेक्शन नहीं हो पा रहा तो पुलिस जिस कनेक्ट लोकेशन से उसके ऊपर क्लिक होता है वहाँ तुरंत सहायता के लिए पहुंच जाएगी। तो ये ऐप हर हिंदुस्तान की लड़की के मोबाइल में डाउनलोड होनी चाहिए, डायल इंडिया 112 ऐप, जिसमें वुमेन सेफ्टी का बहुत ही अच्छा फीचर है। ठीक है।
2-3 छोटे-छोटे सवाल मेरे बचे हैं। पहला, क्या इनकॉग्निटो जो है क्रोम के ऊपर, इनकॉग्निटो पे जाके लोग वो सब सर्च करने की कोशिश करते हैं जो कि वो रेगुलर सबको दिखता है। हैं। लोग ये सोचते हैं कि इनकॉग्निटो है तो इसमें नहीं कोई हिस्ट्री दिखता है, नहीं, दिखता है, दिखता है। उसकी भी हिस्ट्री होती है। उसकी हिस्ट्री होती है। हाँ। दूसरा, लोग पोर्न देखते हैं इनकॉग्निटो पे जाकर। ऐसे वीडियोज़ देखते हैं जो कि जनरली गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। हुँ। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहते हैं? वो देखो अपने ऐसे लोगों को फँसने के कितने चांस है। आपके पा देखो अगर आप भी पोर्न देखते हैं हुँ, किसी भी वेबसाइट के ऊपर, तो आपको हो सकती है जेल। अच्छा। ऐसा फ़ोन आएगा आपके पास एक और बोलेंगे आपने पोर्न वीडियो देखी है, गूगल क्रोम के ऊपर यहाँ पे। छोटे बच्चे होते हैं, डर जाते हैं। मैसेज भी आ सकता है, जीमेल के ऊपर मेल भी आ सकती है। मेल आती है यूजुअली, आपने पोर्न वेबसाइट देखी थी, कल सुबह पुलिस आपके घर पहुँच जाएगी। तो भाई ये टोटली एक साइबर फ्रॉड चल रहा है बहुत बड़ा, पोर्न के नाम पे जेन ज़ीज़ को बहुत ज़्यादा डराया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा पोर्न देखो, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास ऐसा कोई कॉल आता है तो तुरंत अपने नियर पुलिस स्टेशन में कॉल करें, उनसे पूछें आप किस पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं? आप बताइए। वो पूछेंगे आपसे आप कहाँ से हो? मैं क्यों बताऊँ? आप बताइए, आप तो पुलिस में हैं, आपको तो पता होगा मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ। आप बताइए मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ? तो ऑनलाइन फिर वो आपसे पैसे माँगने की डिमांड करते हैं। तो पैसे-वैसे देने की किसी को ज़रूरत नहीं है, उनको बोलिए अगर ऐसी बात है तो मैं नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जा रहा हूँ, आप वहीं आ जाइए। तो ऐसे जेनज़ीज़ के साथ हो रहा है ये साइबर फ्रॉड, इवन लड़कियों के साथ भी हो रहा है। अच्छा। हाँ, बोला जाता है उनको कि आपने पोर्न वीडियो देखी थी, तो आपको जेल हो सकती है। बहुत तरीके के साइबर फ्रॉड है, बस लोगों को अवेयर रहना पड़ेगा। मतलब अपने जो चॉइसेस हैं बहुत ही अवेयर होके करनी पड़ेगी। आप क्या देख रहे हैं, क्या विज़िट कर रहे हैं, उसमें देखना पड़ेगा कि वो क्या ऑथेंटिक सोर्स पे जाके ही ऑथेंटिक सोर्स में जाके। वो चीज़ें देखें। एक और आजकल बहुत कल्चर है शहरों में भी, इवन गाँव तक पहुँच गया, वो है डिलीवरी का। जो जितनी भी हुँ, डिलीवरीज़ हैं। और एक चीज़ मैंने देखी, नोटिस की कि हम लोग अक्सर अपना पैकेट लेते हैं, उसमें अपना सामान निकालते हैं और जो पैकेट होता है उसमें हाँ, हमारी पूरी डिटेल होती है, वो फेंक देते हैं। और क्या वो कहीं न कहीं हम लीड दे रहे हैं स्कैमस्टर बिल्कुल। उनको? थोड़ा-सा उसके बारे में मुझे बताइए? क्योंकि जो जिस बॉक्स में आपकी डिलीवरी का कुछ भी सामान आया होता है, हुँ, जिसको आप फेंक देते हैं बाहर, उसमें आपका नाम होता है, आपका एड्रेस होता है, आपका मोबाइल नंबर होता है, जीमेल आईडी होती है। हुँ, और मैं कहूँ तो ये बहुत है आपके डेटा को ब्रीच करने के लिए। आपके पास कॉल आएगी, उस पे लिखा होता है आपके पास क्या डिलीवर हुआ है। ब्लू कलर की शर्ट खरीदी थी कल। सर आपने ब्लू कलर की शर्ट खरीदी थी, हम फ्लिपकार्ट से बोल रहे हैं, आप हमारे वैल्यूएबल कस्टमर हो, नेक्स्ट टाइम के लिए आपको 50% का रिवार्ड दिया जा रहा है। ये लिंक भेज रहा हूँ, इस पे जाकर आप उनको क्लेम कर सकते हो, रिडीम कर सकते हो। लिंक पे गए, पूरा फ़ोन हैक। तो अपने डेटा को ऐसे मतलब इनको छोटी चीज़ें ना समझें, अपने डेटा को ऐसे ब्रीच होने से बचाएँ। और लास्ट मेरा सवाल है इस पूरे सेगमेंट का कि जो बच्चे हैं, आजकल ऑनलाइन गेमिंग के एडिक्ट हैं, सोशल मीडिया पे क्या कंज़्यूम कर रहे हैं, पेरेंट्स को नहीं पता होता है। बच्चे नाबालिग हैं और पेरेंट्स ने भी फ़ोन इसलिए पकड़ा दिए ताकि उनका थोड़ा टाइम बच जाए। बच जाए, हुँ। वो अकेले थोड़ा टाइम स्पेंड कर लें। ऐसे में कितना ज़रूरी है पेरेंट्स को अपने बच्चों की हिस्ट्री देखना, यानी वो सोशल मीडिया पे क्या कंज़्यूम कर रहे हैं, किन-किन ऐप्स को यूज़ कर रहे हैं? थोड़ा पेरेंट्स को वो टिप्स दीजिए कि देखो अगर आपका बच्चा हद से ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो आप खुद अपने बच्चे के दुश्मन हो। मैं तो ये कहता हूँ सीधी स्पष्ट बात है। हुँ, मोबाइल से बचा लो, उसको ज़िंदगी में कोई नहीं रोक सकता कामयाब होने से अगर आपने मोबाइल से उसको बचा रखा है तो। हुँ, हाँ, आपका बच्चा देखो स्कूल के काम भी आते हैं, सब चीज़ आती है। पैरेंटल कंट्रोल का एक ऑप्शन होता है। आप पैरेंटल कंट्रोल मोड होता है, इंस्टाग्राम में भी होता है, हर चीज़ हर जगह होता है, आज जीमेल में भी है। अगर आपने वो ऑन कर रखा है तो आपके बच्चे के जो मोबाइल रहेगा ना, उस पे उसी तरीके का कंटेंट आएगा जो बच्चों को आना चाहिए। अच्छा। आप गूगल पे जाकर सर्च करो, सेफ सर्च करोगे, फ़िल्टर का ऑप्शन आएगा, उसको ऑन कर दो। अब आपके पास सिर्फ़ सेफ कंटेंट आएगा। यूट्यूब पे जाओ, सेटिंग में जाओ, जनरल में जाओ, रिस्ट्रिक्शन मोड में जाओ, वहाँ जाकर अब उसको ऑन कर दो। अब गंदा कंटेंट आना आपके बंदे के पास बच्चे के पास खत्म। बच्चों को ना इंस्टाग्राम से ज़रूर दूर रखो। हुँ, उसके ऊपर इतनी गंदगी फैल चुकी है, अगर आप उसमें भी कुछ करना चाहते हैं तो कंटेंट रीसेट का एक ऑप्शन होता है, उसको जाके रीसेट कर लीजिए, ताकि आप सजेस्टेड कंटेंट में जाएँगे, हुँ, तो उसको रीसेट करने का ऑप्शन आता है, तो अब आपके पास पूरा सेफ कंटेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। बट फिर भी आई वुड लाइक टू सजेस्ट, आप ये कहते हैं कि हमारे बच्चे का काम ऑनलाइन चलता है, तो इंस्टाग्राम मत यूज़ करने दो अपने बच्चों को। अपने इंस्टाग्राम के ऐप के ऊपर लॉक लगा के रखो, कि आपके अलावा कोई देख ही ना सके आपका बच्चा। क्योंकि जितना उसका लिमिटेड रहेगा, उसकी हिस्ट्री चेक करो कि वो क्या देख रहा था। क्योंकि मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ दिल्ली का। एक दिल्ली के
10 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया। अच्छा। अब वो दिखने में सुसाइड लग रहा है पर वो सुसाइड भी नहीं। तो बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि वो किसी चैलेंज ऐप का पार्ट था। जैसा अभी नोएडा में 3 लड़कियों गाजियाबाद में 3 लड़कियों ने किया था, वो कोरियन ऐप कोरियन गेम्स के। सेम ऐसे उस लड़के के साथ हुआ, उसको पहला टास्क दिया गया। इनमें ना गेमों में पहला तो ये आपको देखने की जरूरत है कि कहीं आपका बच्चा भी इन चीजों में तो नहीं घुस रहा है। आपके बच्चे, उस बच्चे को एक कोड दिया गया, पहले उसको ना फैमिली से दूर किया जाता है, अकेलापन, तभी तो वो टास्क करेगा। तो अकेला ही नहीं हो कैसे टास्क करेगा? आज आपको मम्मी से बात नहीं करनी, पापा से बात नहीं करनी, आज अच्छा। आप 2 दिन बात नहीं करनी, तो 10-15 दिन में बच्चा ऐसा हो जाता है कि उसको आदत पड़ जाता है अकेलेपन की। उसके बाद टास्क दिया, आज चलते फैन को एक हाथ से बंद करना है, थोड़ी बहुत चोट आई तो ठीक है, चोट आ गई तो फोटो शेयर करो, फोटो शेयर करेगा वो, यू आर ब्रेव, कोई नहीं, बैंडेड वैंडेड लगा लेना। ऐसा कर करके उस लड़के को टास्क दिया कि आपको 1-1 किलो के डंबल डाल के गर्दन के ऊपर 1 मिनट तक सांस रोकना है। अच्छा। रोक लिया उसने। फिर उसको टास्क किया कि 2-2 किलो के डंबल डाल के आपको 70 सेकंड सांस रोकना, ठीक है। अब उसको टास्क दे दिया सीधा कि आपको 10-10 किलो के डंबल डाल के और आपको 2.5 मिनट तक सांस रोकना है। और पहले उसको बताया कि इस तरीके से आप खुद के हाथ बांध सकते हो, हाथ बांधने के तरीके, पैर बांध, पहले उसने अपने पैर बांधे, फिर उसने हाथ बांधने के तरीके बताए, फिर ऐसे हुआ। फिर वो गर्दन पे इतना लोड हो गया कि वो ना, वो क्योंकि वो लड़का था गेम जीतने के चक्कर में, गेम जीत जाएगा, गेम जीत जाएगा, गेम जीत जाएगा, फोन को रख रखा था बगल में, सब जो चल रहा था, हाँ बस बस 10 सेकंड और 5 सेकंड और खल्लास, चला गया। तो आपके बच्चे की आपको एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करके रखना पड़ेगा। और आपका बच्चा मोबाइल यूज़ करना तब छोड़ेगा ना जब आप खुद छोड़ोगे। एक माँ बाप एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। माँ बाप खुद लगे रहते हैं। एक चीज़ मैंने बताई थी एक रील के द्वारा कि आप हर फैमिली में एक फैमिली कोड होना ज़रूरी है। अच्छा। वो ऑफलाइन के लिए, सपोज आपके बच्चे को कोई चॉकलेट का लालच दे, बाहर स्कूल के बाहर से ले जाए, मंदिर के बाहर से ले जाए, बोले कि आपके पापा ने भेजा, मम्मी ने भेजा है, तो बता भाई फैमिली कोड, नहीं पता, नहीं पता तो मेरा नोन नहीं है। बात अच्छा, खत्म। हर फैमिली को ये सेट करना चाहिए अपने बच्चों के साथ। सेक्टर 17 में चंडीगढ़ में एक बंदा डेली एक बच्ची की रेकी कर रहा था, कहाँ जा रही है, कौन से स्कूल में पढ़ती है, क्या करती है, कब करती है। उसको 10-15 दिन हो गए थे लगातार ये करते करते। फिर वो एक दिन स्कूल के बाहर जाता है उस बच्ची के, और उस बच्ची को बोलता है कि आपके मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, आपके पापा ने मुझे आपको लेने भेजा, आपके पापा ऑफिस में है। बोली अंकल ठीक है मैं चलती हूँ। जैसे चलने लगी लड़की बोली तो अंकल बट फैमिली कोड बताइए। बेटा फैमिली कोड ये क्या होता है? बेटा अंकल फैमिली कोड बताइए। उसने नहीं बताया, लड़की ने पीछे 10 कदम की और चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, हेल्प हेल्प हेल्प। हेल्प 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 हेल्प। तो आप अपने बच्चों को ये भी बताइए कि भीड़ में कहीं फंस जाते हैं तो हेल्प हेल्प चिल्लाए। 5-6 फैक्टर होते हैं, उनका नाम भूल गया मैं, आपको कोड होते हैं वो आपको यूज़ करने हैं। एक तो आपके बच्चों को आप समझाइए कि भीड़ में कहीं फंस जाए तो हेल्प हेल्प चिल्लाना स्टार्ट करे। पीयू, अगर उनको कहीं कोई दिखे, पीयू का मतलब होता है पुलिस अंकल, कोई पुलिस वाला दिखे तो तुरंत पुलिस वाले के पास जाए भीड़ में है तो। या होता है सीए, तीसरा होता है सीए, चाइल्ड आंटी, या तो कोई ऐसी लेडी खड़ी हो जिसके पास खुद एक छोटा बच्चा है, उसके पास चले जाए ऐसे, अगर आप ऐसे मतलब माहौल में हो तो। इसलिए मैं कहता हूँ हर घर में पासकोड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक यहाँ का केस है नोएडा का, डेली स्कूल के बच्चे की वैन आती थी, तो जैसे 8 बजे वैन आती थी, एक दिन 7:50 पे वैन आई, सेम ऐसी, क्योंकि माँ बाप कहाँ वैन के नंबर देखते हैं, नहीं देखते। बस येलो है भाई, येलो है ठीक है। अंदर से बंदा 5-6 दिन से पूरा एग्जामाइन कर रहा कि कौन बच्चा रहता है यहाँ पे, अक्षय को भेज दो जी, बोले भेज रही हूँ। वो उसकी मम्मी जैसे उसको गेट पे लेके आई तो उसने देखा अभी तो 7:50 हुए हैं, वैन आती है 8 बजे। उसने जाके देखा ड्राइवर भी दूसरी शक्ल का सा लग रहा है, तो उसने गेट नहीं खोला। उसने तुरंत फ़ोन किया स्कूल में कि वो वैन कहाँ है, आपके स्कूल की वैन कहाँ है। बोला वो तो ऑन द वे है, हमारे घर के बाहर खड़ी है। बोलो हमारी वैन नहीं है। उसने पुलिस के पास फ़ोन किया। अब जैसे उसको ये लगा कि अंदर कुछ अनयूजुअल चल रहा है, इतनी देर वो बच्चा नहीं आ रहा, उसको शक हो गया, भाग गया। तो जहाँ कहीं भी आपका बच्चा किसी स्कूल से, जैसे आपने ट्यूशन के लिए वैन लगा रखी है, माँ बाप के पास टाइम नहीं होता, आपका बच्चा गेम खेलने जा रहा है उसके लिए वैन लगा रखी है, या स्कूल के लिए वैन लगा रखी है, तो आप चेक करें उस वैन वाले बंदे की पुलिस वेरिफिकेशन हुई है या नहीं हुई है।
उसकी आइडेंटिटी आप देखें, एक फ़ोटो क्लिक नहीं कर सकते, उससे मैच कर ले, उसके बिहेवियर को मैच करते रहे। कई बार ऐसा होता है, तो एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ आपको। एक बंदे के साथ क्या हुआ कि मेरे जिम में एक ट्रेनर जिम करता था, बोला, मैं कहा क्या हुआ? वो एकदम जाने लगा जिम से, बोला यार कुछ बात होगी स्कूल में बच्चे के साथ। किसके बच्चे के साथ? भाई के बच्चे के साथ। तो क्या? बोले वैन वाले ने कुछ बदतमीजी की है। मैं, बदतमीजी की? तो वहाँ गए तो पता चला ये ऐसे बंदों को टारगेट करते हैं कई बार, ये ऐसे लोग, कि जो स्कूल की वैन में सबसे पहले आता है और उसको सबसे लास्ट में छोड़ते हैं, अच्छा। क्योंकि उसके पास टाइम ज़्यादा मिल जाता है उससे बातचीत करने का। तो अपने बच्चों को ये समझाना चाहिए हमें, चॉकलेट वॉकलेट दे देते हैं कि ना, बाहर क्या कोई भी हो, चाहे वैन वाला हो चाहे कोई भी हो, उसको 2-4 चीज़ों के अलावा आपका नाम, स्कूल का नाम, मम्मी पापा का नाम, मम्मी क्या करती हैं, पापा क्या करते हैं, ऐसी कोई भी डिटेल ना दे। ज़्यादा क्लोज होने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप अपने बच्चे की सेफ्टी चाहते हैं तो। ठीक है। तो ये हैं अमित कुमार जी, इन्होंने बहुत डिटेल से एक-एक चीज़ जो भी जिन भी थ्रेड से हम गुज़र रहे हैं आज की डिजिटल एज में, वो बताए। आपको ये बातचीत कैसी लगी? और जो टेक अवेज़ हैं वो मुझे जो समझ आए वो ये है कि आपको ना तो किसी लालच में आना है, ना किसी से डरना है और ना ही किसी चीज़ की अर्जेंसी क्रिएट करनी है। ये 3 चीज़ें अगर आपने अपने दिमाग में एज़ क्या बोलते हैं फ़िल्टर लगा ली, तो आपको साइबर क्राइम से बचाया जा सकता है। कोई कोई अनयूजुअल लालच दे रहा है कि आप इतना जीत जाएँगे, या बता रहा है कि अभी करिए नहीं तो ये हो जाएगा, उससे बचना है, या फिर बोलता है कि अभी ही करना है, कल भी नहीं, वेट भी नहीं करना है 1 घंटा भी, यानी अर्जेंसी क्रिएट करता है, तो समझ लीजिए आपके दिमाग का वो बल्ब जल जाना चाहिए। डाउट करना शुरू कर दीजिए किसी भी फ़ोन कॉल पे, किसी भी मैसेज पे, किसी भी लिंक पे, और अपने जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, प्रोफ़ाइल्स हैं, उनको जैसा इन्होंने बताया कि टू वे ऑथेंटिकेशन या टू स्टेप जो ऑथेंटिकेशन है उससे इनेबल करिए, ताकि आप भी सेफ़ रहें, आपके बच्चे भी सेफ़ रहें, आपके बुज़ुर्ग भी सेफ़ रहें और कम से कम साइबर फ्रॉड हो सके। आपको ये बातचीत कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। आपके साथ आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस एपिसोड को पहुँचाएँ, क्योंकि अमित ने अपनी जॉब से छुट्टी लेके इस पॉडकास्ट को करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुँच सके, और हमारा भी यही एफर्ट है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ज़्यादा अवेयर हों, ज़्यादा सतर्क हों, ज़्यादा सेफ हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।